अस्सलामुअलैकुम। तो आज जो है वो एक्सरसाइज 25.3 करेंगे। 25.3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की। इससे एक शॉर्ट और एक लॉन्ग ज़रूर आएगा पेपर में। फिर बता रहा हूँ, इससे एक शॉर्ट और एक लॉन्ग पेपर में ज़रूर आएगा। तो ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इस एक्सरसाइज में बस आपने कॉर्ड का ही इस्तेमाल करना है, लेकिन यहाँ पर आपको एक नहीं दो कॉर्ड्स दी हुई होंगी और उनके रिलेशंस को आप स्टडी करेंगे। ठीक है, दो कॉर्ड्स के आपस में क्या रिलेशन बनते हैं, इस चीज़ को यहाँ पर आप बेसिकली स्टडी करेंगे। अब देखें, सबसे पहला थ्योरम हमने समझना पड़ेगा। थ्योरम 25.4, थ्योरम 25.5, थ्योरम 25 के बाद जो दो और थ्योरम है वो भी हम इसमें ही कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, तो कहा क्या जा रहा है, इफ़ टू कॉर्ड्स, आपके पास दो कॉर्ड हैं। मैं थोड़ा सा इसे और जूम कर देता हूँ ताकि आपका और अच्छा व्यू हो जाए। ठीक है। अच्छा, कह रहे हैं आपके पास दो कॉर्ड हैं, एक कॉर्ड ये रही सी और डी, एक कॉर्ड है ए और बी। कॉर्ड आप पढ़ चुके हो कि जिसमें वो लाइन डायमीटर को, मतलब वो लाइन सेंटर को टच नहीं करती है, बाकी सरकमफेरेंस के दो पॉइंट्स को मिलाती है। मतलब देखो, सरकमफेरेंस पे एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। इस चीज़ को जो चीज़ मिला रही है वो कॉर्ड है आपके पास। ठीक है। अच्छा, तो आपके पास कॉर्ड आ गई। अब कह रहे हैं कि दोनों कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट हैं। ये गिवन कंडीशन है, मतलब जो डिस्टेंस सी और डी का है ना, वही डिस्टेंस ए और बी का भी है। दोनों कॉर्ड सेम डिस्टेंस की है। इफ़ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, दो कॉर्ड हैं सर्कल में, आर कॉन्ग्रुएंट, वो दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, एंड देन दे विल बी इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। और ये जो है वो इक्वल डिस्टेंस पर है सेंटर से। मतलब ओ से लेकर एफ तक का डिस्टेंस सेम आएगा। ओ से लेकर एफ तक का डिस्टेंस सेम आएगा, ओ से लेकर ई तक। ये आपने प्रूफ करके बताना है। ठीक है, कि ये वाकई ही अगर दो कॉर्ड हों, इक्वल डिस्टेंस पर हों, मतलब एक सर्कल में दो कॉर्ड बन रही हों और दोनों कॉर्ड जो हैं वो इक्वल डिस्टेंस पर हों, मतलब दोनों कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट हों, तो क्या सेंटर से लेकर दोनों कॉर्ड तक के डिस्टेंस सेम आते हैं या नहीं। मतलब ओ से लेकर एफ तक का डिस्टेंस सेम आता है या नहीं, ओ से लेकर ई तक के डिस्टेंस के। तो बेसिकली तो सेम ही आना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि सी और डी जहाँ पर ये दोनों कॉर्ड बनेंगी, उसी के मिलते जुलते पॉइंट पर ए और बी भी बनेगी। क्यों? क्योंकि सर्कल है, सर्कल में आपको पता है सेंटर से लेकर सरकमफेरेंस तक जो पॉइंट होता है उसे आप रेडियस बोलते हो। जैसे ए ओ यहाँ पर रेडियस है, और इसी तरह से सी ओ भी रेडियस है। ठीक है। और सी डी आपके पास कॉर्ड है, और ए बी आपके पास कॉर्ड है, दूसरी कॉर्ड है। चलो अब इसे करते हैं। तो ये हमने प्रूफ करना है कि ओ से लेके एफ तक का डिस्टेंस ओ से लेके ई तक के डिस्टेंस के बराबर है। अ सर्कल विद सेंटर ओ, आपके पास एक सर्कल है, उसका सेंटर ओ है। टू कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, ए बी और सी डी आपस में बराबर हैं, यानी दोनों 5 सेंटीमीटर की हैं। अगर ए बी 5 सेंटीमीटर की है तो सी डी भी 5 सेंटीमीटर की होगी। अच्छा, ओ ई जो है आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ओ ई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए बी का। मतलब ओ ई जो है वो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा है, यानी परपेंडिकुलरली कट कर रहा है ए बी को, और ओ एफ जो है वो परपेंडिकुलरली काट रहा है सी डी को। तो ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हो गए। ये आपने कंडीशन प्रूव करनी है। यहाँ पर आपको ओ ए ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि आपको सिर्फ क्या दिया हुआ था, इन्होंने आपको दिया हुआ था ये लाइन और ये लाइन। ये आपने जो हाइपोटेन्यूस है, राइट ट्रायंगल है बेसिकली, दोनों तरफ राइट ट्रायंगल बने हुए, ये हाइपोटेन्यूस आपने खुद ड्रॉ की है। ठीक है। तो जब भी वो कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्ट ओ ए, या ये वाली लाइन को मिला दो। बेसिकली ये जो ओ ए है ये कंस्ट्रक्ट किए तो डॉटेड लाइन से होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ इन्होंने डार्क बना दिया है, लेकिन ये डॉटेड बनती तो ज़्यादा बेहतर रहता। ओ सी भी डॉटेड होनी चाहिए थी। अच्छा, अब आ जाओ। अब आपको पता है कि ई जो है वो पॉइंट है जहाँ पर कॉर्ड दो हिस्सों में टूट रही है। अब दो हिस्सों में टूटने का मतलब आप अच्छी तरीके से जानते हो कि दो हिस्सों में टूटने का मतलब होता है कि किसी चीज़ को आप दो हिस्सों में बांट दो। मतलब एक हिस्सा आधा इधर रह जाए, आधा उस तरफ चला जाए, यानी ए से लेके ई तक का डिस्टेंस ई से लेके बी तक के डिस्टेंस के बराबर होगा। लेकिन अगर आपके पास पूरा डिस्टेंस देखा जाए, मैं यहाँ पर आपको बना के भी दिखाता हूँ ताकि आपको और अच्छा समझ में आ जाए। ठीक है, ये देखें, ए से लेके ई तक का डिस्टेंस है ना आपके पास, ए, फिर ये ई मिड पॉइंट बना दो, फिर ये कंटिन्यू कर दो बी तक। ठीक है। तो देखो, आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने ये ई जो है वो आपके पास मिड पॉइंट है। तो ए से लेके ई तक का डिस्टेंस आपके पास बराबर होगा ई से लेकर बी तक के डिस्टेंस के। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैंने आपको बताया ना, दो काम करता है। एक तो 90 पे काटता है चीज़ को,
और दूसरा आधा आधा काट देता है। अगर ये समझ लो AE 5 सेंटीमीटर का है ना, तो EB भी 5 सेंटीमीटर का होगा। और पूरी लाइन कितने की होगी, A से लेके B तक का डिस्टेंस कितने का होगा, 10 सेंटीमीटर का होगा। जब भी तो आधा आधा टूटी है दोनों चीज़ें। अच्छा, अब मैं आपको बोलूँ कि AB EB के मुकाबले में कितना है, या हाँ AB AE के मुकाबले में कितना है। यानी AB आपके पास AB है, ठीक है, लाइन AB है, और ये AE के मुकाबले में कितनी है, तो आप बोलोगे सर हाफ है। अगर आप AB के साथ हाफ कर दो तो ये AE के बराबर आ जाएगा। अब कैसे, AB कितना लिखा था मैंने, 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, और AE कितना है, 5 सेंटीमीटर, तो ये 1 पर आता है, ये 2, ये 5 पर आता है 2 के टेबल पे, तो 5 = 5। तो यानी अगर आप AB के साथ 1/2 करोगे तो वो AE के बराबर आ जाएगी। तो यही बात यहाँ पर भी लिखी है इन्होंने कि AE = 1/2 AB। तो यानी कि आपके पास AB जो है वो हाफ है, मतलब AB का अगर आप हाफ करोगे तो वो AE के बराबर आ जाएगी। क्यों, क्योंकि पूरी लाइन 10 सेंटीमीटर की है और AE 5 सेंटीमीटर की है। तो अगर 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो 5 आ जाएगा, जैसा कि मैंने आपको करके दिखा दिया। इसको याद रखना, ये जो मैंने करके बताया है ये असल चीज़ थी आपके पास। ये नहीं लिखा हुआ था यहाँ पर, ये मिस था तो इसलिए मैंने लिख दिया। अच्छा, इसी तरह CD के साथ भी होगा। CD भी आपके पास वही चीज़ है, कॉट है और उसके साथ एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है OF, और F पॉइंट पे, ये मिड पॉइंट पे कट कर रहा है, CD हाफ टूट जाती है। तो अगर CE चेक करो तो वो हाफ होगी, मतलब CE बराबर होगी हाफ ऑफ AD के। अगर AD को हाफ कर दोगे तो CE या CF आ जाएगा। CF है, CE नहीं है, ठीक है, CF है। अच्छा, अब यहाँ पर आपको ये तो पता है कि गिवन है कि AB CD के बराबर है, कॉन्ग्रुएंट है यानी बराबर है। अगर AB 10 सेंटीमीटर की है तो CD भी 10 सेंटीमीटर की होगी। 3 इक्वेशंस आपके पास यहाँ आ जाती हैं। अब देखो, यहाँ पर आपके पास AE है और यहाँ पर आपके पास AB है। देखो, यहाँ पर आपके पास AB है, यहाँ भी आपके पास AB है। तो AB को AB से कंपेयर कर दो तो AE = हाफ CD हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ भी CD है, CD को CD से भी कंपेयर कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा। यहाँ पर देखो कंबाइन कर रहे हैं, कंपेयर नहीं कर रहे हैं, पहले कंबाइन कर रहे हैं। कैसे, मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको करके, देखें। थोड़ा सा मुझे इसको बैक लेना पड़ेगा। अच्छा देखो, नज़र तो आ रहा होगा आई होप। अब देखो आपके पास यहाँ क्या है, AE, ठीक है, M = M। अच्छा, अब AB किसके बराबर है, CD के। तो मैं AB की जगह पे आप पुट कर सकता हूँ, बिल्कुल सही, CD पुट कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने AB की जगह क्या पुट कर दिया, CD, ठीक है। अच्छा, अब CD किसके बराबर है, हाफ ऑफ CD किसके बराबर है, हाफ ऑफ CD बराबर है EF के। तो मैं CD की जगह, हाफ ऑफ CD की जगह EF पुट कर सकता हूँ, सॉरी CF पुट कर सकता हूँ। तो देख लिया आपने कि किस तरह से AE CF के बराबर आया। ये जो चीज़ लिखी हुई थी किस तरह से बराबर आई, क्योंकि ये डायरेक्ट हुआ था तो इसलिए मैंने आपको ये करके दिखा दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ है, कंबाइन किया गया कि ये AB को यहाँ पुट किया गया, फिर CD को इधर से कंपेयर करके EF के बराबर कर दिया गया, AE को CF के बराबर कर दिया गया, ठीक है, CF। अच्छा, अब बाकी देखो 2 ट्रायंगल बन रहे, ट्रायंगल 1, ट्रायंगल 2। ट्रायंगल 1 क्या है आपके पास, AEO, और ट्रायंगल 2 क्या है, CFO। दोनों को कंपेयर कर रहे हैं तो इसलिए ये वाला साइन आ रहा है बीच में। अच्छा, अब देखो ये तो पता है हमें, दोनों ट्रायंगल में आपके पास A मतलब O से लेकर A तक का, A से लेकर O तक का डिस्टेंस सेम रहेगा। क्यों, क्योंकि O सेंटर है, A सरकमफेरेंस पे मौजूद कोई पॉइंट है यानी रेडियस होगा। तो रेडियस O से लेकर A, O से लेकर C बराबर आएगा। पूरे सर्कल में कहीं भी रेडियस निकाल लो सेम आता है, तो देखो सेम आ रहा है। देखो कह रहा है ना, रेडियल सेगमेंट ऑफ सेम सर्कल, रेडियल सेगमेंट यानी ये जो लाइन है ये सेम होती है हर जगह पर। अच्छा, AE CF के बराबर है, ये हमने ऊपर प्रूफ कर लिया था। अच्छा, अब आ जाओ E और F। अब आपके पास ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल थे। अब राइट एंगल ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं अगर हाइपोटेन्यूस और एक साइड सेम आ जाए। अब AO हाइपोटेन्यूस है, आपको अच्छी तरीके से पता होगा, हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, रेडियस हाइपोटेन्यूस बन रहा था। तो यहाँ पर AO जो है, यहाँ पर AO जो है और CO ये हाइपोटेन्यूस हैं, और हाइपोटेन्यूस के साथ साथ आपके पास एक और साइड भी सेम आ रही है, AE और CF। तो दोनों एंगल यानी दोनों ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हैं और कॉन्ग्रुएंट भी हैं।
तो इसीलिए यहाँ पर एच एस पोस्टुलेट लग जाता है। एच एस पोस्टुलेट क्या कहता है कि अगर दो ट्राइंगल्स में हाइपोटेन्यूज सेम आ रही है और एक साइड सेम आ रही है तो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। तो देखो, जब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स भी बराबर होंगी। अगर ए से लेके ओ तक का डिस्टेंस बराबर है ओ से लेके सी तक का डिस्टेंस से, ए से लेके ई तक का डिस्टेंस बराबर है सी से लेके एफ तक का डिस्टेंस के, तो ओ ई जैसी कॉरिस्पॉन्डिंग साइड दूसरे ट्राइंगल में कौन सी बचती है? एफ ओ। ठीक है, तो ई ओ एफ ओ के बराबर है। ओ ई कह लो या ई ओ कह लो, एक ही बात है। तो अब ये बात प्रूफ हो गई है कि हमारे पास दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। आ जाओ दूसरे थ्योरम पर। दूसरा थ्योरम भी मिलता जुलता है, थोड़ा सा मुख्तलिफ है। आपने इधर क्या प्रूफ करना है कि ए बी सी डी के कॉन्ग्रुएंट है, यानी जो वैल्यू ए बी की आ रही होगी वही वैल्यू सी डी की आ रही होगी। टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, दो कॉर्ड हैं सर्कल में, विच आर इक्वल डिस्टेंस, दोनों इक्वल डिस्टेंस पर हैं। मतलब ओ से लेकर ई तक का डिस्टेंस और ओ से लेकर एफ तक का डिस्टेंस सेम है। जो ओ से लेकर ई तक डिस्टेंस आ रहा होगा वही ओ से लेकर एफ तक आ रहा होगा। अच्छा, फ्रॉम द सेंटर आर कॉन्ग्रुएंट, और सेंटर्स जो हैं वो इनके कॉन्ग्रुएंट्स हैं, ये तो पता ही है आप लोगों के बात कि ओ से लेके ई तक का डिस्टेंस ओ से लेके एफ तक के डिस्टेंस के सेम है। अब आ जाएं करते हैं। अ सर्कल विथ सेंटर ओ, सर्कल का सेंटर ओ है। टू कॉर्ड्स, दो कॉर्ड्स हैं, वो कौन सी है? ए बी और सी डी ऑफ सर्कल, विच आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ओ। अच्छा, जो डिस्टेंस ओ से लेके ई तक है वही डिस्टेंस ओ से लेके एफ तक है, मैंने बता दिया। अच्छा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ओ ई, किसके लिए? ए बी के लिए, आपको नज़र आ रहा होगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ओ एफ, किसके लिए? सी डी के लिए, या डी सी भी कह सकते हो अगर चाहो तो, कोई मसला नहीं है। अगर आप लिखोगे ना सी डी या डी सी, मैं समझ जाऊँगा आप ऊपर वाली लाइन की बात कर रहे हो। अच्छा, अब दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं, ट्राइंगल 1, ट्राइंगल 2। तो ट्राइंगल 1 में आप देखें ए ई ओ, ए ई ओ। ट्राइंगल 2 सी एफ ओ, सी एफ ओ। ठीक है। अच्छा, ओ ए और ओ सी आपके पास सेम आएगा, क्यों? क्योंकि ये ट्राइंगल, ये सॉरी सर्कल है। सर्कल में आपके पास ओ से लेकर सरकमफेरेंस तक का पॉइंट, सेंटर से लेकर सरकमफेरेंस तक का पॉइंट सेम आता है, तो ओ सी ओ ए के सेम आएगा। इसी तरह से ओ ई और ओ एफ सेम है, ये आपको गिवन करा हुआ है। ठीक है, उन्होंने कह दिया था कि ओ ई ओ एफ कॉन्ग्रुएंट हैं। अच्छा, अब देखो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं। अगर राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज, जो कि ये है दो जो वहाँ पर टिक हुए हैं, हाइपोटेन्यूज और कोई एक एक साइड दोनों ट्राइंगल में सेम आ जाए तो वो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो अब वही बात जो मैंने अभी पीछे पढ़ाई थी, ये वाली ये बात यहाँ पर आ गई कि अगर आप ए ई का हाफ़ कर दोगे, ए ई का सॉरी अगर ए बी का हाफ़ कर दोगे तो वो ए ई के बराबर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ए बी आपके पास 10 सेंटीमीटर है तो ए ई 5 सेंटीमीटर आएगा, तो ए बी को अगर हाफ़ करोगे तो ही वो 5 बन पाएगा। इसी तरह से सी डी का हाफ़ आपके पास बराबर होगा सी ई सी एफ़ के। अच्छा, अब सी एफ़ का हाफ़ ए ई के बराबर है, या ऐसे भी ले सकते हो। अब दोनों को कंपेयर भी कर सकते हो क्योंकि ए ई और सी एफ़ बराबर हैं। ठीक है, तो दोनों को कंपेयर कर दिया। देखो यहाँ कह रहे हैं ना, परपेंडिकुलर ओ एफ बाइसेक्ट द कॉर्ड सी डी। ठीक है, तो ये कॉन्ग्रुएंट भी हैं, तो अब दोनों बराबर होंगे तो आपने कॉन्ग्रुएंट कर दिया। अब हाफ़ से हाफ़ कट गया तो ये बात साबित हो गई कि ए बी सी डी के बराबर है। देखो यहाँ भी हाफ़ है, कट गया, यहाँ भी हाफ़ है, कट गया, तो ए बी सी डी के बराबर आ रही है। और यही बात आपने प्रूफ करनी थी कि ए बी वाली लाइन सी डी वाली लाइन के बराबर है। प्रूफ हो गई ये चीज़। अच्छा, अब इधर इसमें ऐसा है कि क्वेश्चन यहाँ है, थ्योरम पीछे है इसका, तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इफ़ टू कॉर्ड आपके पास दो हैं। अच्छा, यहाँ पर एक नई चीज़ आई है, आर्क, कि आर्क पर अगर सेम आर्क है तो दो एंगल सेम होंगे। कैसे? बहुत आसान है, अभी समझा देता हूँ। अच्छा, इफ़ टू कॉर्ड सबटेंडेड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर देन दे आर कॉन्ग्रुएंट, और ये कॉन्ग्रुएंट हैं। अच्छा, मतलब दोनों जो ट्रायंगल बन रहे हैं या दो जो ये आपके पास बन रहे हैं ये कॉन्ग्रुएंट है, ये आपने साबित करके बताना है। ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन ये है, मैं ऊपर वाला पढ़ गया गलती से। शो डैट इफ़ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, आपने इसको थोड़ा सा मैं बेहतर कर दूं क्योंकि ये ना हिल है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसे बेहतर कर लूँ, ऐसा ना हो कि ये पढ़ाते पढ़ाते गिर जाए।
चलो बेहतर है। अच्छा, शो डैट आपने शो करना है कि इफ़ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर। अच्छा, यहाँ पर ये शो करना है कि दोनों जो कॉर्ड हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन आपने ये प्रूफ करना है कि ए एम का डिस्टेंस ए एम और एम बी, ए एम और एम बी का प्रोडक्ट आपके पास कॉन्ग्रुएंट है। मतलब ए एम और एम बी, ये देखो लिखा हुआ ना, ए एम और एम बी का प्रोडक्ट बराबर है पी एम और क्यू एम के, या एम क्यू के, एक ही बात है। ये आपने यहाँ प्रूफ करना है, और दोनों कॉर्ड आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी कर रहे हैं, ये चीज़ यहाँ आपने प्रूफ करनी है। तो गिवन तो आपको दिया हुआ है कि ए बी बी क्यू ऑफ अ सर्कल सेंटर एट ओ इंटरसेक्टिंग ईच अदर। तो भाई ये सर्कल का सेंटर ओ है, एम नहीं है, याद रखना। और ये दोनों कॉर्ड्स हैं, पी ए और क्यू बी कॉर्ड हैं, क्योंकि मैंने बताया है कॉर्ड की क्या खसूसियत होती है कि वो सर्कल के सेंटर को टच नहीं करती है। अच्छा, अब ये तो आपको पता चल गया। अब ये यहाँ पर इसका थ्योरम आ गया। अब यहाँ पर आ रहा है एंगल ऑफ सेम आर्क बी पी। अब सेम आर्क का क्या मुराद है? आर्क लेंथ मैंने आपको शुरू में बता दी थी इस चैप्टर को शुरू कराते ही कि ये जो डिस्टेंस होता है, मतलब सर्कल का आपने सरकमफेरेंस का एक छोटा सा हिस्सा उठा लिया। देखो पूरा तो सरकमफेरेंस है, लेकिन आपने पूरा सरकमफेरेंस नहीं लिया, कोई भी एक हिस्सा ले लिया सरकमफेरेंस का, तो वो आर्क लेंथ कहलाती है। ये चेक करिए, ये क्या है? सर्कल का सरकमफेरेंस है, सर्कल की बाउंड्री है। आपने इस सर्कल का कोई भी छोटा सा हिस्सा तोड़ दिया, ये आर्क लेंथ कहलाती है। क्या कहलाती है? ARC, आर्क लेंथ। ठीक है, याद रखना, ये आर्क लेंथ होती है। तो सेम आर्क लेंथ पे अगर आपके पास एंगल बनते हैं तो वो सेम रहते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास है, ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ठीक है, और फिर ये ऐसे आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है, ये एंगल सेम रहेगा। आर्क लेंथ मैंने फिक्स कर दी है, ए पॉइंट बी पॉइंट मैंने फिक्स कर दिया है। ये वाले एंगल, एंगल अल्फ़ा, एंगल बीटा हमेशा सेम बनेंगे। फॉर एग्जांपल अब मैं आर्क लेंथ को फिक्स रखता हूँ और उसको तब्दील करता हूँ। ये देखो ए और बी फिक्स है मेरे पास। अब मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, थोड़ा सा उसको और नीचे कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा और नीचे कर रहा हूँ, इसको यूँ मिला रहा हूँ, इसको यूँ मिला रहा हूँ। तो अभी भी यहाँ पर जो एंगल बनेंगे ना, ये वाला अल्फ़ा एंगल, बीटा एंगल, ये दोनों सेम बनेंगे दोबारा। हमेशा अगर आर्क लेंथ फिक्स है तो एंगल्स आपके पास बराबर आते हैं। अगर आर्क लेंथ आपके पास फिक्स है तो एंगल आपके पास बराबर आते हैं, ये याद रखना। तो यहाँ भी यही कह रहे हैं ये, ठीक है, कि आर्क लेंथ आपके पास फिक्स है तो आपके एंगल्स बराबर आएंगे। तो देखो जब भी एंगल P, देखो जो चीज़ बीच में होती है उसके ऊपर एंगल बनता है। बीच में क्या है? एंगल P, एंगल B। तो ये मैंने बताया ना, ये रहा कि एंगल P एंगल B के हमेशा बराबर आएगा, इसी एंगल A और एंगल Q के भी बराबर होगा। तो देखो दो एंगल तो सेम आ रहे हैं आपके पास, एक एंगल आपके पास सेम आ रहा है, एंगल Q और एंगल A, और एंगल P और एंगल B। अगर दो एंगल सेम आ जाए तो आपके पास क्या होता है? डबल ए पोस्टुलेट लगता है। अब डबल ए पोस्टुलेट ये नहीं कहता कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। डबल ए पोस्टुलेट ये कहता है कि जो दो ट्रायंगल बने हैं ना, और उन्होंने जो आपस में जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है उनका प्रोडक्ट सेम होगा। फॉर एग्जांपल यानी रेशो सेम होगा, यानी O से लेकर M, M से लेकर Q तक का रेशो सेम होगा। AM और MQ का रेशो बराबर होगा PM और MB के। अब देखो यहाँ पर यही बात लिखी हुई है कि रेशो आपके पास सेम आ रहा है कि AM QM के बराबर आ रहा है। देखो ये AM QM के बराबर आ रहा है, AM QM के बराबर आ रहा है, और इसी तरह से MP या PM बराबर आ रहा है BC के। तो देखो अब ये BC यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, QM यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई। तो दोनों चीज़ें सेम आ रही हैं, और यही बात आपने प्रूव करनी थी। इसी से आपने पीछे क्वेश्चंस करने हैं, याद रखना, भूलना मत, ठीक है, क्वेश्चंस करने हैं। अच्छा, अब यहाँ पर छोटा सा ये आपके पास एक और थ्योरम है, फिर इसको करके हम अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ चलते हैं। लेकिन वहाँ भी दो थ्योरम्स अपने अभी और करने पड़ेंगे, ठीक है, उसके बाद फिर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे करने के लिए। शो डैट, शो करो, क्या शो करना है कि आपके पास जो लार्जेस्ट कॉर्ड होती है वो डायमीटर होती है। देखो मैंने ये तो कह रखा है कि कॉर्ड कभी भी डायमीटर नहीं होती, लेकिन मैंने कभी भी ये नहीं कहा था कि लार्जेस्ट कॉर्ड कभी भी डायमीटर नहीं होती।
लार्जेस्ट कॉर्ड डायमीटर होती है आपके पास, याद रखना। क्यों? क्योंकि यहाँ वो जो है वो आपके पास ये ओ पॉइंट को टच करती है। अब देखो ये ओ पे टच कर रही है, ओ पे टच कर रही है, बस ये आपने याद रखना होगा। शो डैट लार्जेस्ट कॉर्ड इज अ इन अ सर्कल इज आ डायमीटर, इज द डायमीटर। ये शो करो कि जो लार्जेस्ट कॉर्ड है किसी भी सर्कल में वो डायमीटर होती है या डायामीटर होती है, ठीक है। अ सर्कल विद सेंटर ओ, सर्कल का सेंटर ओ है हमें पता है, एंड इट्स डायमीटर ए बी, और इसका डायमीटर ए बी है। ए से लेके बी, ए से लेके ओ डायमीटर नहीं होगा, ए से लेके ओ रेडियस होगा, ठीक है, क्योंकि वो आधा है, वो आधा है किसका, वो आधा है आपके पास ए बी का, ए ओ आधा है ए बी का, याद रखना। यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ए बी का, ए बी हाफ है ए ओ का, हमेशा याद रखेंगे आप लोग ये बात। अच्छा भाई अब आगे बढ़ चलते हैं। तो सी डी इज़ एनी, अच्छा सी डी कोई भी कॉर्ड है, सी डी कॉर्ड है, असल में कॉर्ड सी डी है, लेकिन आपने ये बात करना है कि लार्जेस्ट कॉर्ड आपके पास डायमीटर है। तो ये बात यहाँ लिखी हुई है, ए बी जो है वो लार्जेस्ट है आपके पास कॉर्ड, और सी डी आपके पास स्मॉलेस्ट कॉर्ड है, ये प्रूफ करना है। तो ड्रॉ ओ सी क्यों ड्रॉ कर रहे हैं, ताकि वो पॉइंट्स को आपस में मिलाया जा सके। आपके पास सिर्फ सी डी कॉर्ड थी, आपने ये इसलिए ड्रॉ करें ताकि एक ट्रायंगल बनाया जा सके, क्योंकि ट्रायंगल ही स्टडी करेंगे हम इसमें भी, एंड ओ डी इन कंप्लीट ट्रायंगल्स। अच्छा अब देखो क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ट्रायंगल तो आपको नज़र आ गया है, ओ सी डी। अच्छा अभी मैंने आपको बताया कि अगर आप ओ सी और ओ डी को ऐड करोगे तो ये वैल्यू बड़ी आएगी। कैसे? मैंने बताया नहीं, पहली बार बता रहा हूँ, अभी मैं आपको बताता हूँ यहाँ हो क्या रहा है। ओ सी यानी लाइन ओ सी को अगर आप ऐड करते हो लाइन ओ एम में, तो वो हमेशा बड़ी आएगी सी डी से। क्यों बड़ी आएगी? एक आपके पास ट्रायंगल है, एक कोई भी आपके पास एक ट्रायंगल है, ए बी सी। आपने क्या किया, ए और बी लाइन को आपने ऐड कर दिया ए और सी लाइन में, तो ये चीज़ हमेशा आपके पास बड़ी आएगी किससे, बी सी से। क्यों बड़ी आएगी? क्योंकि जब भी आप ट्रायंगल की दो लेंथ को ऐड करोगे तो वो तीसरी से हमेशा बड़ी आएगी। आप ये करके चेक कर सकते हो, कोई भी ट्रायंगल उठाओ, उसकी दो लेंथ को ऐड कर दो और तीसरी लेंथ से कंपेयर करो, तो हमेशा आपके पास बड़ी आ रही होगी वो वैल्यू। तो इसी तरह से आपने ओ सी लेंथ को लिया और ओ डी लेंथ में ऐड कर दिया, तो वो सी डी लेंथ से हमेशा बड़ी आएगी चीज़। अच्छा अब देखो भाई, ओ सी और ओ डी तो आपके पास रेडियस हैं, जब भी दो रेडियस आपस में जब भी दो रेडियस आपस में ऐड होते हैं तो वो डायमीटर की वैल्यू दे देते हैं। जब भी आपको किसी सर्कल का डायमीटर निकालना हो तो आप 2 मल्टीप्लाई कर सकते हो रेडियस से, लेकिन ये बात सिंपल है कि दो रेडियस भी अगर आपस में ऐड करोगे तो भी वो वही वैल्यू देगा जो 2 मल्टीप्लाई करने पे दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये रेडियस है आपके पास कितना, r इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, और ये वाला रेडियस भी कितना है, r इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, क्योंकि सर्कल है रेडियस तो हमेशा सेम आएगा। अब आपकी मर्ज़ी है, r में 2 मल्टीप्लाई करो तो आपके पास कितना आएगा, आपके पास अगर r में 2 मल्टीप्लाई कर दो तो 12 आ जाएगा, ठीक है। या फिर ओ सी वाला रेडियस मल्टीप्लाई कर दो ओ डी वाला रेडियस से, तो भी आपके पास वो 12 ही आएगा, सॉरी ऐड कर दो ओ डी वाला रेडियस ओ डी में ऐड कर दो तो भी 12 आएगा। तो आप डायमीटर दो तरीके से निकाल सकते हो, या तो आप 2 को मल्टीप्लाई कर दो या तो दोनों रेडियस को ऐड कर दो। तो देखो यहाँ पर दोनों रेडियस ऐड किए तो ए बी डायमीटर आया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ओ सी एंड ओ डी आर रेडियल सेगमेंट या रेडियस हैं, एंड बाय डेफिनेशन ऑफ डायमीटर की डेफिनेशन के मुताबिक अगर डायमीटर निकालना है तो दो रेडियस को ऐड कर दो या किसी भी एक रेडियस में 2 मल्टीप्लाई कर दो, सेम सिचुएशन हो जाएगी। तो जब आपको पता चल रहा है कि भाई अगर यहाँ पर ये सिचुएशन जो थी वो छोटी आ रही थी, मतलब देखो कंपेयर कर दो या कंबाइन कर दो, कंपेयर होगा बल्कि यहाँ कंबाइन नहीं होगा, तो कंपेयर कर दो। देखो यहाँ भी ओ सी है प्लस एम ओ डी है, यहाँ भी ओ सी है प्लस एम ओ डी है, तो दोनों सेम है, तो सी डी एक तरफ आ गया और ए एम एक तरफ आ गया, तो ए बी तो हमेशा बड़ा आएगा सी डी से। क्यों? क्योंकि जब आप ओ सी और ओ डी का प्रोडक्ट ओ डी और ओ सी का एडिशन ले रहे थे, ओ सी और ओ डी का एडिशन ले रहे थे तो वो सी डी से छोटा आ रहा था, और ओ सी और ओ डी का जब आप एडिशन ले रहे थे तो वो ए बी के बराबर आ रहा था, यानी ए बी बड़ा होगा आपके पास सी डी से। तो यही बात यहाँ लिखी हुई है, ठीक है। सिंपल अगर कंपेयर भी करोगे तो भी ये चीज़ आ जाएगी, यहाँ सी डी ये पूरी चीज़ ख़त्म हो जाएगी, सी डी एम सी डी छोटा आएगा
MAD से, MAB से, ठीक है। बाकी ये नीचे लिखी हुई है लेंथ ऑफ कॉर्ड AB विच इज़ ऑल्सो द डायमीटर इन लार्ज देन लेंथ ऑफ एनी अदर कॉर्ड CD ऑफ द सर्कल। तो भाई वही बात है कि जो लार्जेस्ट कॉर्ड होती है किसी भी सर्कल में वो डायमीटर होती है, ये बात आपको याद रखनी होगी। तो ये थ्योरम्स मैंने यहाँ करा दिए। अब आता है हमारा एक्सरसाइजेस का थ्योरम्स, तो वो करते हैं। तो अब चलते हैं अपने दूसरे थ्योरम्स को। जो एक्सरसाइज का थ्योरम है वो थ्योरम है आपके पास ये रहा। कहते हैं प्रूव दैट कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड ऑफ टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम देयर सेंटर्स। बेसिकली दो सर्कल्स हैं और दो ही कॉर्ड्स होंगी। देखो ये रहे दो सर्कल्स आ गए आपके पास, दो कॉर्ड है। प्रूफ क्या करना है? प्रूफ ये करना है कि ये दोनों कॉर्ड सर्कल से इक्वल डिस्टेंस पर है। कोई मुश्किल चीज़ प्रूफ नहीं करनी, बस ये प्रूफ करना है कि ये दोनों कॉर्ड OB और OQ वाला डिस्टेंस सेम आएगा, ये प्रूफ करना है। अब आपको पता है दोनों जो है वो सेंटर हैं, O से लेके A तक का डिस्टेंस सेम होगा, O से लेके C तक का डिस्टेंस सेम होगा, और दोनों जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं, तो A से लेके P तक का डिस्टेंस सेम होगा, C से लेके Q तक का डिस्टेंस सेम होगा। तो वैसे ही O से लेके Q और O से लेके P और O से लेके P स्लैश तक का डिस्टेंस भी सेम होगा। बस इसको लिख दीजिए आप अपनी वर्डिंग्स में, ख़त्म बात। तो ये देख लो AB कॉर्ड है और CD कॉर्ड है, और ये O जो है वो आपके पास ट्रायंगल सर्कल 1 का सेंटर है, और O स्लैश सर्कल 2 का आपके पास वो है, क्या कहते हैं, सेंटर है। तो पॉइंट O एंड O स्लैश आर द सेंटर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। ये दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर इस सर्कल का आप वो निकालो, बाउंड्री निकालो, अगर वो 5 सेंटीमीटर आ रही है, फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ, तो इस सर्कल की बाउंड्री भी 5 सेंटीमीटर आएगी, ठीक है। और अगर सर्कल की बाउंड्री सेम आ रही हैं तो सर्कल के एरियाज़ भी सेम आएंगे, सर्कमफेरेंस सेम आ रहे हैं तो एरियाज़ भी सेम आएंगे। तो ये अच्छे सर्कल बने हुए हैं, उसकी मदद से ड्रॉ करेंगे ना, कंप्यूटर की मदद से। तो OP और OQ सेम है, ये बता दें बस आप लोग। ड्रॉ OA देखो डॉटेड लाइन से बना हुआ है। क्यों डॉटेड से बना हुआ है? क्योंकि कंस्ट्रक्शन है। जब भी आप अपने थ्योरम में कंस्ट्रक्शन शो करते हो तो डॉटेड लाइन से शो करते हो, तो OC भी डॉटेड लाइन से शो की गई है। अच्छा, OP और OB जो है मैंने बताया, तो उसी वक्त OP जो है आपके पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है AB के लिए, और QO परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है CD के लिए, ठीक है। ये तो कोई लिखा हुआ भी है यहाँ और गिवन भी है, क्वेश्चन में बता भी दिया था। अब वही बात है, मैंने आपको पहले भी ये बात बोली थी कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी P मिड पॉइंट है, तो A से लेके P तक का डिस्टेंस P से लेके B तक के डिस्टेंस के बराबर होगा। अगर आप A और B को हाफ कर दोगे तो A से लेके B तक का डिस्टेंस, A से लेके P तक का डिस्टेंस आ जाएगा। देखो वही बात लिखी हुई है कि AP को अगर हाफ कर दिया, सॉरी AB को अगर हाफ कर दिया तो AP के बराबर आ जाएगा। तो इसको ऐसे समझ लो कि अगर AB 12 सेंटीमीटर है तो हाफ कितना होगा? 6 सेंटीमीटर। तो A से लेके P तक का डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर होगा, और इसी तरह से P से लेके B तक का डिस्टेंस भी 6 सेंटीमीटर होगा। यहाँ भी वही चीज़ होगी, सेम सर्कल है तो सेम काम हो रहा है ना। अच्छा, अब दोनों में जो है इसको क्या करना है? कंपेयर कर देना है आपने। क्या करना है आपने? कंपेयर कैसे करेंगे कि यहाँ पर आपके पास ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, देखो लिखा हुआ ना, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द पॉइंट। अब दोनों सेम है, AP और CQ कंपेयर भी कर सकते हो चाहो तो कंपेयर कर दो, हाफ आएगा, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो AB और CD बच जाएगा आपके पास, ठीक है। AB और CD बच जाएगा आपके पास। वैसे तो ये बात हमें डायरेक्ट भी पता है कि AB और CQ आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, हमें गिवन कंडीशन में कहा गया था ये बात, ठीक है। तो AB और CD कॉन्ग्रुएंट है। अब देखो कॉन्ग्रुएंट चीज़ें आ गई आपके पास। अब ये वाला AB इधर उठा के पुट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? AP इक्वल टू हाफ CD के। CD किसके बराबर है? हाफ CD CQ के। तो ये देखो AP इक्वल टू CQ। अब देखें यहाँ पर ये एक माइनस पॉइंट होता है कि इतना सारा जो बीच में स्टेप आना था वो नहीं आया हुआ। अब मैं वो आपको करके बता दूंगा ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, तो इसको मुझे थोड़ा सा ऐसा लेना पड़ेगा। अच्छा देखो मेरे पास क्या है, मेरे पास है AP और फिर क्या है मेरे पास? हाफ AB। उसके बाद ये इक्वेशन 1 है। उसके बाद मेरे पास क्या है? CQ और हाफ CD। ये तो पता है ना हाफ CD कैसे आया।
फिर है मेरे पास ए बी, ये गिवन था हमें, फिर सी डी। अच्छा ए बी किसके बराबर है, सी डी के, तो ऊपर ए बी की जगह क्या पुट कर सकते हो, सी डी पुट कर सकते हो, तो पुट कर दो। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर मिसिंग है, डायरेक्ट उन्होंने आंसर लिख दिया उसको। तो ए बी की जगह सी डी पुट कर दिया मैंने। सी डी किसके बराबर है, हाफ सी डी किसके बराबर है, सी क्यू की जगह पर, तो हाफ सी डी की जगह सी क्यू लिख सकते हो। तो यही बात तो प्रूफ करनी थी कि ए पी इक्वल टू सी क्यू के बराबर है। देखो ये रहा, ए पी इक्वल टू सी क्यू के बराबर है। बस याद रखिएगा ये चीज़, यही चीज़ असल थी हमारे पास बताने की। बाकी आपके पास आ गई हैं साइड सेम आ गई हैं, चीज़ें सेम आ गई हैं। अब दो ट्रायंगल्स बनते हुए नज़र आ रहे होंगे आपको, ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2। तो ओ से लेकर ए तक का डिस्टेंस तो सेम होगा। ठीक है, ओ से लेकर ए तक का डिस्टेंस सेम, ओ से लेकर सी तक का डिस्टेंस सेम, ओ स्लैश से लेकर सी तक का डिस्टेंस सेम। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है ओ से लेकर ए तक का डिस्टेंस सेम, ओ से लेकर सी, क्योंकि दोनों रेडियस हैं और रेडियस भी सेम, मतलब कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स के हैं तो सेम ही होंगे। यानी अगर इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर का, इसका रेडियस 3 सेंटीमीटर का आ रहा है तो इसका रेडियस भी 3 सेंटीमीटर का आएगा। अच्छा ए पी और सी क्यू सेम है, वो आपने ऊपर से निकाल लिया फ्रॉम इक्वेशन 4 कह लो इसे। ये कह रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 4 लेकिन लिखा नहीं, मिस्टेक है इसमें काफ़ी। अच्छा ओ पी और ओ क्यू तो सेम ही होगा, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, ओ पी और ओ क्यू तो वैसे ही सेम है। अब दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट आ गए हैं, तो कॉन्ग्रुएंट आने की वजह से आपके पास एक मिस्टेक है यहाँ पर, ये ओ पी और ओ क्यू नहीं होगा, ये तो प्रूफ करना था। ए पी और सी क्यू सेम है। ठीक है, अब देखो दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट आ गए हैं क्योंकि 3 साइड सेम आ गई है, ट्रिपल एस पोस्टुलेट लग गया है, तो कॉरिस्पॉन्डिंग साइड सेम होगी। अगर ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, तो सिमिलरली ये साइड इसके भी बराबर होगी। तो बस यही चीज़ प्रूफ करनी थी और वो हमने कर दी। क्वेश्चन देखें दूसरे ट्रायंगल का, दूसरे थ्योरम का। शो डैट 2 कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर्स आर कॉन्ग्रुएंट। अच्छा दो कॉर्ड्स हैं ए बी और सी डी। आपने ये प्रूफ करना है कि क्या ये दोनों कॉर्ड्स आपके पास सेम वैल्यूज़ की हैं या नहीं है, यानी कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं है। याद रखना ये कह दिया इन्होंने कि ओ पी और ओ स्लैश क्यू ये कॉन्ग्रुएंट्स हैं, ये कॉन्ग्रुएंट्स हैं। जब भी कोई डिज़ाइन ड्रॉ करते हैं ना हम लोग, तो इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं, क्योंकि हम पहले कोई भी चीज़ बनाते नहीं है, पहले उसका डिज़ाइन बनाते हैं। जितना भी पढ़ लें, इल्म यही चीज़ है कि मतलब इंसान बहुत पढ़ लेता है लेकिन करने वाला कुछ कम पढ़ के भी कर जाता है। और कभी कभार लोग बड़ी बड़ी पीएचडी और इसकी डिग्रियां हासिल करके भी कुछ नहीं कर पाते। तो ये है कि बस छोटी छोटी चीज़ें ये याद रखने वाली होती हैं जो कि हमें ज़िंदगी में काम आ जाती हैं, क्योंकि बेहतर वही परफॉर्म कर सकता है जो कि सही वक्त पे चीज़ों का इस्तेमाल करना जानता हो, वो नहीं जिसको सब कुछ आता हो। तो बस यहाँ पे यही देखना है। फ्रॉम ओ एंड क्यू आर द सेंटर ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। ये सेंटर्स हैं, हमें पता है ये बात, ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर है। एंड ओ ए और सी डी, ये तो हमें पहले ही पता है सेम होगी, क्योंकि भाई ये रेडियस है ना, तो रेडियस तो सेम ही होते हैं ना। अच्छा ये देखें इन्होंने लिखा है ओ ए और सी डी नहीं होगा, ये होगा ओ सी, मैं कर दूंगा इसको सही, सी और क्यू स्लैश के, ये मैंने नहीं लिखे हैं, ठीक है, नोट्स ये मेरे नहीं है। ए बी और सी डी सेम है, प्रूफ करके बता दो। ये मैंने लिखा सी ओ स्लैश, ये सी ओ स्लैश लिखा है मैंने, शायद सही समझ में आ रहा होगा। कंस्ट्रक्शन है कि हमने क्या करा है कि ओ ए को सी ओ से मिला दिया है ताकि वो ट्रायंगल ड्रॉ हो जाए हमारे पास। अब मैं अगर बोलूँ कि आप खुद समझ सकते हो, यहाँ से जो मैंने पढ़ाया है वही सब यहाँ दोबारा इस्तेमाल हुआ है। आई होप आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन मैं फिर भी समझाऊंगा ताकि बहुत ज़्यादा लो हो गया, बेहतर कैमरा बदलूंगा इंशाल्लाह, मुश्किल होती है इसमें। अच्छा एक ट्रायंगल ये रहा जो कि आपके पास है ओ पी ए, और एक होगा आपके पास ओ स्लैश क्यू सी। ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल्स को कंपेयर करना है। तो एंगल क्यू एंगल पी तो सेम होगा, क्यों सेम होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स 90 के एंगल्स बनाते हैं, तो दोनों में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं, तो दोनों एंगल सेम होंगे। ओ पी और ओ स्लैश क्यू ये भी सेम होगा,
क्यों? क्योंकि ये राइट बाइसेक्टर्स हैं, राइट बाइसेक्टर सेम होते हैं और ये गिवन भी है, आपको कहा भी है कि भाई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स कॉन्ग्रुएंट हैं, कह भी दिया था पीछे, इक्वल डिस्टेंस पर है। ओ ए और ओ स्लैश सी ये भी सेम होंगे, रेडियस हैं। अब इसी तरह से ए पी और सी क्यू ये आपके पास सेम आ ही जाएगा, क्योंकि भाई राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं तो ये तो सेम आ ही जाएगा वैसे ही, ठीक है। क्योंकि ये इसलिए सेम आ रहा है क्योंकि एच एच पोस्टुलेट इस पे लग सकता है, लेकिन ये हमने साइड कंपेयर नहीं करी है, दो एंगल कंपेयर किया, तो हमें यहाँ ट्रिपल और डबल एस ए पोस्टुलेट लगाना पड़ेगा, दो एंगल एक साइड सेम है। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये तीन चीज़ें सेम आई, तो ये ए पी और सी क्यू भी सेम आ गया है आपके पास। अच्छा, अब हम ये बात तो ऊपर ही पढ़ चुके थे कि ओ पी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए बी के लिए, और क्यू स्लैश ओ स्लैश क्यू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है सी डी के लिए। तो अब अगर आप ए पी के अंदर हाफ कर रहे हो ए बी को, मतलब फॉर एग्जांपल अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना ए पी और सी क्यू, तो ये किसके बराबर होंगे? हाफ ऑफ ए बी के। सी क्यू किसके बराबर होगा? हाफ ऑफ सी डी के। तो देखो यही बात लिखी हुई है, तो अब दोनों को कंपेयर कर दो, क्योंकि ए पी सी क्यू सेम है, ऊपर लिखा हुआ है ए पी इक्वल टू सी क्यू, कंपेयर कर दो, हाफ से हाफ कट जाएगा, ये देखो यहाँ हाफ नहीं लिखा, बल्कि हाफ से हाफ कट जाएगा, इस ये वाला हाफ इस हाफ से कट जाएगा, तो ए बी इक्वल टू सी डी, यही तो प्रूफ करके बताना था। देखो ये लिखा हुआ, कॉट ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट्स। तो कॉन्ग्रुएंट सर्कल की मतलब अगर सर्कल कॉन्ग्रुएंट्स हैं और जो उनका इक्वल डिस्टेंस है वो कॉन्ग्रुएंट है, तो फिर कॉर्ड्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगी, ठीक है। तो ये सेम है, हो गया ना हमारा, यहाँ पर ये प्रूफ हो गया। अब हमने क्वेश्चन 3 करना है, लेकिन क्वेश्चन 3 पार्ट्स में बहुत ज़्यादा है हमारे पास, उसके पार्ट्स इन्होंने बहुत बना दिए हैं, अब उन्हें आपको करना पड़ेगा पार्ट्स को ना, पार्ट्स काफ़ी बना दिए हैं इन्होंने इसके, मतलब क्वेश्चन 3 कह रहा हूँ, हाँ क्वेश्चन 3 की बात कर रहा हूँ कि पार्ट्स बहुत ज़्यादा बना दिए हैं। हाँ लेकिन कोई मुश्किल नहीं है, आसान है। हाँ, अल्फ़ा जो है ना वो कॉर्ड है, पूरी कॉर्ड की वैल्यू दी हुई है, और आर जो है ना वो रेडियस है। आपने क्या करना है, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड ऑफ लेंथ अल्फ़ा। अच्छा, कॉन्ग्रुएंट की लेंथ अल्फ़ा है, मैं बना देता हूँ आपको, ऐसे समझ नहीं आ रहा होगा, ठीक है। थोड़ा समय से ऊपर भी करता हूँ, थोड़ा समय से ब्राइट भी करता हूँ, ताकि मैं भी अच्छा आ सकूँ, ठीक है। तो ये मेरा आ गया। अब यहाँ से मैं जितने भी सवाल आते हैं वो खुद ही लिखवाऊंगा और कराऊंगा, ताकि आपको आसानी हो जाए समझने में। तो चलें यहाँ से आगे करते हैं। अब आपके पास क्या है, आपके पास है एक सर्कल, पहले ड्रॉ करते हैं। कहाँ क्या जा रहा है मैं वो बताऊंगा, लेकिन पहले एक सर्कल, मैंने सवाल समझाया नहीं अभी पूरी तरह, सवाल अब पूरी तरह यहाँ समझाऊंगा। क्वेश्चन 3 आ गया आपका, तो याद रखना दो कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड कहा था, एक कॉर्ड नहीं कहा था, दो कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड बनाते हैं, दो कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड है, यानी दोनों कॉर्ड एक जैसी हैं। ये सेंटर है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आपको ये डिस्टेंस पता करना है बेसिकली, ठीक है, ये डिस्टेंस पता करना है जो मैंने अभी बनाया। अच्छा, ये यहाँ से यहाँ तक ये इसका रेडियस आ गया, और यहाँ से यहाँ तक इस वाली कॉर्ड का रेडियस आ गया। अच्छा, अब इनको नाम भी देना पड़ेगा, वरना ये ऐसे होंगे नहीं। ये ओ हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ठीक है। और ये पूरी सी और डी बराबर है, याद रखना सी और डी बराबर है आपके पास अल्फ़ा के, और सी और ओ बराबर है आपके पास आर के, क्योंकि वो रेडियस है, वैसे भी पता चल रहा है और ऐसे भी पता चल रहा है, रेडियस है, ठीक है। ये आर लिखा था, ये अल्फ़ा कैसे हो रहा है, तो ठीक है, ये है आपके पास कंडीशन। तो अगर और दोनों कॉर्ड आपस में कॉन्ग्रुएंट है, यानी सी डी आपके पास कॉन्ग्रुएंट है ए बी के कॉन्ग्रुएंट है। देखो ये थ्योरम पढ़ा है तो मुझे याद है, वरना मुझे भी ये पता नहीं होती ये बात, थ्योरम से मुझे बातें पता चल रही हैं, तो आपको भी थ्योरम से ही पता चलेंगी, ठीक है। तो अब मैंने इसे दो हिस्सों में बांट दिया। देखो थोड़ा सा वो इंग ये उससे उड़ रही है, इंग उड़ रही है थोड़ी सी, इससे मैंने ज़्यादा शायद इंग उसमें हो गई है। अच्छा, तो देखो याद रखना कि दोनों जो आपके पास वो हैं कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट है, तो अगर एक डिस्टेंस निकाल लोगे तो दूसरा खुद ही आ जाएगा, ठीक है।
अच्छा मुझे यहाँ भी जिस पॉइंट पे ये मिड पॉइंट पे कट कर रहे हैं, मैंने थोड़ा सा सर्कल टेढ़ा मेढ़ा बनाया हुआ, लेकिन ये मिड पॉइंट है। सी तो नहीं कह सकते इसे, पी कह लेते हैं, पी और क्यू। ठीक है, ये इसकी कुछ डायग्राम है अच्छी सी साफ सुथरी सी। अच्छा तो अब आपके पास सी से लेके डी तक का डिस्टेंस दिया हुआ है। अच्छा सी से लेके डी तक का डिस्टेंस है आपके पास। पहला जो क्वेश्चन पार्ट है वो पार्ट 1 लिख लेता हूँ मैं। सब में यही रहेगा आपके पास, सब में यही चीज़ रहेगी, सब में यही चीज़ इस्तेमाल होगी, इसलिए इसको 2 हिस्सों में स्प्लिट कर देते हैं। तो अब हमारे पास क्या है, हमारे पास अल्फ़ा जो गिवन है वो गिवन है अल्फ़ा गिवन है 7 सेंटीमीटर का, और आर गिवन है मेरे पास 6 सेंटीमीटर का पहले पार्ट में। ठीक है, 6 सेंटीमीटर का, 6 सेंटीमीटर का। ठीक है, ये आर और अल्फ़ा। अब तो यहाँ पर आपने पाइथागोरस थ्योरम लगाना होगा, क्योंकि देखें यहाँ पर ये आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है, यहाँ पर 90 का एंगल इसमें आ रहा है। तो रेडियस आपके पास हाइपोटेन्यूस होगा, याद रखना, रेडियस आपके पास हाइपोटेन्यूस है, रेडियस आपके पास हाइपोटेन्यूस है, और रेडियस हाइपोटेन्यूस हो गया। उसके बाद ओ से लेकर क्यू तक का डिस्टेंस जो है वो आपके पास बेस है, सॉरी परपेंडिकुलर है, और सी से लेकर क्यू तक का डिस्टेंस आपके पास बेस होगी, जो कि है ये रहा आपके पास, जो कि बेस है, जो कि मैं बी से ही डिनोट करूँगा। ठीक है, अच्छा देखो याद रखना, सी से बी किसके बराबर होगा आपके पास, सी से लेकर क्यू तक के डिस्टेंस के, और आपके पास ओ क्यू किसके बराबर होगा, ओ पी सॉरी क्यू ओ बराबर होगा आपके पास, क्यू ओ आपके पास बराबर होगा परपेंडिकुलर के। तो हाइपोटेन्यूस की जगह मैंने आर स्क्वायर पुट कर दिया, पी की जगह पर मैंने क्या पुट कर दिया, सी क्यू इसका स्क्वायर, और अब पी की जगह पर मैंने, कोई मसला नहीं है, आगे पीछे पुट कर लो, कोई मसला नहीं है, पी की जगह मैंने पुट कर दिया क्यू ओ का स्क्वायर, जो कि अभी मैं बताता हूँ किस चीज़ के बराबर है, और सी क्यू मैंने पुट कर लिया यहाँ पर ऐसे। अच्छा ये आपके पास आ गया। अगर आप अल्फ़ा का हाफ कर दोगे ना, अल्फ़ा क्या है आपके पास, सी डी है, सी डी का अगर आप हाफ करते हो तो क्या आएगा आपके पास, सी क्यू। तो सी डी कितना दिया हुआ है आपको इन्होंने, सी डी आपको 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 7 को अगर आप डिवाइड कर दोगे ना 2 से, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, वो आपके पास सिंपल जो है वो सी क्यू आ जाएगा। क्योंकि देखो भाई मैं थ्योरम पढ़ा चुका हूँ, सी डी आपके पास क्या होना चाहिए, हाफ होना चाहिए सी क्यू के। तो सी डी कितना दिया हुआ है, 7 का अगर आप हाफ करोगे तो कितना आएगा आपके पास, आएगा 3.5, और यही अल्फ़ा आपके पास किसके बराबर है, अल्फ़ा आपके पास ये अल्फ़ा नहीं है। ठीक है, अब ये अल्फ़ा नहीं है, ये अब अल्फ़ा नहीं है, ये अब है आपके पास सी क्यू है ये। ठीक है, सी क्यू है ये। ठीक है, देखो मैंने लिख दिया सी क्यू। तो अब आप तमाम चीज़ें आपके पास आ गई हैं, अब आप पुट कर दो, आर की जगह तो वही 6 सेंटीमीटर पुट करोगे। ठीक है, और ये आपके पास क्यू पी आ गया है, क्यू ओ आ गया आपके पास, क्यू ओ आ गया आपके पास, और ये आपके पास आ गया है 3.5 का स्क्वायर, उधर ले जाओ 36 हो जाएगा, माइनस 3.5 का स्क्वायर लेकर उस तरफ ले जाना। ठीक है, तो मैं पहले इसका स्क्वायर ले लेता हूँ, 12.25, उधर जाकर माइनस का हो जाएगा 12.25। ठीक है, 12.25, और ये आ गया आपके पास क्यू ओ का स्क्वायर। अच्छा तो अब इसको लिख लेते हैं, यहाँ पर क्यू ओ का स्क्वायर आपके पास बराबर आ रहा है किसके, 36 माइनस 12.25, ये आ रहा है आपके पास 23.75। अच्छा अब हमें क्यू ओ चाहिए, क्यू ओ का स्क्वायर नहीं चाहिए, तो स्क्वायर रूट ले लेना पड़ेगा हमें। तो 23.75 आपके पास आ रहा है 4.873। ठीक है, ये तो आपने निकाल लिया।
अब मैंने बताया था कि ए बी और सी डी ये दोनों ही आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, तो जो डिस्टेंस सी डी का आएगा वही डिस्टेंस ए बी का भी आएगा, और जो डिस्टेंस ओ से लेकर पी तक का आएगा वही डिस्टेंस ओ से लेकर क्यू तक का भी आएगा, क्योंकि बोथ आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो यहाँ लिख लो कि ओ क्यू ओ जो है वो कॉन्ग्रुएंट है आपके पास ओ पी के। तो ओ पी का डिस्टेंस भी आपके पास यही आएगा 4.873, लेकिन आपने डिस्टेंस निकालना था ओ से लेके पी तक का। देखो यहाँ से ओ से लेकर क्यू से लेके पी तक का डिस्टेंस निकालना था। ठीक है, क्यू से लेके पी तक का, तो क्यू से लेके पी तक का डिस्टेंस किसका एडिशन होगा, क्यू से लेकर पी तक या पी से लेके क्यू तक का डिस्टेंस सम होगा ओ से लेकर क्यू तक के डिस्टेंस के प्लस ओ से लेकर पी तक के डिस्टेंस के। तो ओ से लेके क्यू तक का डिस्टेंस आया 4.873 प्लस 4.873, तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। इसको लिख लो, आंसर में कर लो, मैं इसको लिख देता हूँ 4.873 प्लस 4.873, तो 9 पॉइंट कर आ रहा है 9.746 सेंटीमीटर यूनिट था। हाँ था, तो बिल्कुल सही है। तो ये बिल्कुल सही आपका जवाब आ रहा है। आप इसे पीछे से जाके जो है मैच भी कर सकते हैं अगर कुछ कन्फ्यूजन है। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो वो बना रहेगा आपके पास, ट्रायंगल बना रहेगा आपके पास। ट्रायंगल में नहीं रिमूव करूँगा और सर्कल भी रिमूव नहीं करूँगा, ताकि हमने उसी को तो इस्तेमाल करना है हर बार। इसको भी रिमूव नहीं करना चाहिए था, चलो कोई मसला नहीं है, एक और बार समझ लेंगे। अब इसका पार्ट बी करना है। पार्ट ए हो गया, पार्ट बी में सेम डायग्राम सेम चीज़ के साथ शुरू होगी, सब सेम रहेगा। मैं डायग्राम को नहीं बदल रहा हूँ। अच्छा, सिर्फ एक चीज़ को बदल रहा हूँ, वो ये है कि ये क्यू थोड़ा बेहतर नहीं लिखा हुआ, इस क्यू को थोड़ा बेहतर बना देते हैं। अब सही है, सही है। याद रखना सी से लेके डी तक का डिस्टेंस अल्फ़ा था, और सी डी कॉन्ग्रुएंट है ए बी के, ये मैंने आपको बता दी थी बात। सी से लेकर ओ तक का डिस्टेंस आपके पास कितना था, आर था। सी से लेके डी तक का डिस्टेंस आपके पास किसके बराबर था, ए बी के बराबर था। बी आपके पास क्या है, यानी बेस, सी क्यू आपके पास है बेस, सी यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आपके पास बेस है, और ओ क्यू आपके पास परपेंडिकुलर था। ठीक है, दोबारा इस पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा पार्ट बी लिखकर। तो अल्फ़ा आपके पास कितना है 5 सेंटीमीटर, और आर कितना है, आर रेडियस 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी बस जल्दी जल्दी हो जाएंगे ये सवाल, अब तो हमारा मैक्सिमम पार्ट हो गया है। अच्छा, अब इसको आगे ले चलते हैं। अच्छा, तो मैंने अभी आपको बताया था अगर आप अल्फ़ा का हाफ़ कर दोगे तो वो सी क्यू के बराबर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर चाहे तो लिख भी लो, ऊपर ही जगह में लिख लेना चाहिए था कि अल्फ़ा का हाफ़ आपके पास सी क्यू के बराबर है। आपको वैसे भी थ्योरम से भी बात पता है ये। तो अल्फ़ा का आप हाफ़ कर दो, जो कि आपके पास बराबर आएगा, अगर आप अल्फ़ा का हाफ़ कर दोगे तो वो सी क्यू के बराबर आएगा। हाफ़ ऑफ अल्फ़ा इक्वल टू सी क्यू। तो क्या है आपके पास, सी क्यू क्या है आपके पास, अल्फ़ा आपके पास है 5 डिवाइडेड बाय 2, तो सी क्यू आपके पास कितना आ रहा है, सी क्यू कितना आ रहा है 5 डिवाइडेड बाई 2, 2.5। ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर, क्योंकि वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, तो जो डिस्टेंस सी क्यू का होगा वही कुछ डिस्टेंस क्यू डी का होगा, और क्यू डी और सी क्यू को ऐड करोगे तो सी डी के बराबर होगा। अच्छा, अब यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइट का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज तो आपके पास रेडियस है, मैंने वहाँ मेंशन भी कर रखा है। अच्छा, परपेंडिकुलर आपके पास क्या है, वो आपने निकालना है, और वो है आपके पास ओ क्यू या क्यू ओ कह लो, एक ही बात होगी। बेस क्या है आपके पास, बेस आपके पास है यहाँ पर सी क्यू का स्क्वायर। अच्छा, यहाँ आप चाहो तो आर की जगह पर सी ओ भी लिख सकते हो, क्योंकि मैंने बताया है कि आर सी ओ के बराबर है। अच्छा, तो सी ओ कितना दिया हुआ है आपको, चलो सी ओ को यहाँ पर पहले आर से रिप्लेस कर देता हूँ मैं, ओ क्यू तो हमने निकालना ही है। ठीक है, अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो,
सी क्यू कितनी आया आपके पास 2.5 का स्क्वायर, तो इधर भी डायरेक्ट की वैल्यू पुट कर दो 4 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब यहाँ सॉल्व कर देता हूँ बकिया का हिस्सा में। 16 माइनस यूँ लगा रहा हूँ क्योंकि 2.5 वहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, यहाँ के माइनस हो जाएगा। 2.5 का स्क्वायर लोगे तो 6.25 आता है, तो यहाँ के माइनस होकर 6.25 हो गया, ठीक है। और ओ क्यू का स्क्वायर, ओ क्यू का आपके पास स्क्वायर चाहिए। 16 माइनस 6.25 आपके पास आता है 9.75। स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा हमें क्योंकि हमें ओ क्यू चाहिए, ओ क्यू का स्क्वायर नहीं चाहिए। तो 9.75 का स्क्वायर रूट आपके पास आ रहा है 3.12, ठीक है, सेंटीमीटर। अच्छा अब मैंने बताया कि ये ट्रायंगल्स आपस में, जो ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 जो बन रहे हैं ये कॉन्ग्रुएंट हैं, तो जो डिस्टेंस ओ से लेकर पी तक का आएगा वही डिस्टेंस ओ से लेकर क्यू तक भी निकलेगा। तो ओ क्यू या क्यू ओ कह लो, एक ही बात है। मैं देखें हम रट के नहीं कर रहे हैं चीज़ों को, रट के कर रहे होते तो सेम ही सेम लिखते हर बार, इसलिए आपको आगे पीछे भी हो जाए कोई मसला नहीं है। ओ पी हो जाए, ओ क्यू हो जाए, कोई मसला नहीं है। ओ पी हो जाए या ओ क्यू, ओ पी हो जाए या पी ओ हो जाए, कोई मसला नहीं होता, तो ये सेम वैल्यू देगा। अच्छा आपको निकालना है क्यू से लेकर, आपको क्यू से लेकर पी तक का डिस्टेंस या पी से लेकर क्यू तक का डिस्टेंस, तो वो क्या आएगा, सम आएगा आपके पास ओ पी प्लस ओ क्यू के बराबर आएगा। ओ पी कितना दिया हुआ है 3.12 प्लस 3.12, तो 3.12 प्लस 3.12 द आंसर इज 6.24। ये आपका पहले जवाब आ गया पूरा। कंपेयर करना है इसको, पीछे जो बुक में आंसर है उससे बिल्कुल मैच ही करेगा इंशाल्लाह, और बिल्कुल सही आया 6.24, बिल्कुल ठीक आया। अब इसी का पार्ट 3 करेंगे, सेम ही डायग्राम फॉलो होगी, सेम ही कॉन्सेप्ट फॉलो होगा, बस ये पूरा रिमूव हो जाएगा, ये हिस्सा मैं रिमूव करूँगा पूरा, ठीक है। आर देख लेना है क्या दिया हुआ, बाकी सब देख लेना है क्या दिया हुआ, फिर समझा दूंगा ताकि अगर नहीं समझ में आया तो फिर समझ में आ जाएगा। अच्छा तीसरे पार्ट में है आपके पास सी पार्ट है, सी पार्ट है। सी पार्ट में इन्होंने गिवन किया है आपको अल्फ़ा जो है वो 2 सेंटीमीटर गिवन किया है, सेंटीमीटर तो लिख दिया लेकिन 2 नहीं लिखा, तो बहुत छोटा सा लिख दिया। अल्फ़ा जो है वो 2 सेंटीमीटर गिवन किया है, रेडियस जो है वो 4 सेंटीमीटर गिवन किया है। मैंने अभी बताया कि अगर आप अल्फ़ा का हाफ लोगे तो वो बराबर आएगा सी क्यू के, क्यों, क्योंकि अल्फ़ा खुद बराबर है सी डी के, तो सी डी का हाफ बराबर होता है सी क्यू के, तो अल्फ़ा का हाफ ले लो। तो सी क्यू अगर आपको निकालना है तो अल्फ़ा का हाफ लोगे, क्यों, क्योंकि ये बराबर है, अल्फ़ा खुद बराबर है सी डी के, ठीक है। ये थोड़ा और एक्सप्लेन कर दिया, अगर नहीं समझ में आ रहा था इतनी देर से तो आप आ गया होगा। ये होता है पार्ट ज़्यादा देने का फ़ायदा। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो सी क्यू जो आपके पास फाइंड हुआ वो 1 सेंटीमीटर का आया। पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, हाइट नहीं है पर हाइपोटेनस का स्क्वायर है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर है, बेस का स्क्वायर है। हाइपोटेनस मैंने बताया था आपके पास रेडियस है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, हाइपोटेनस आपके पास रेडियस है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, हाइपोटेनस रेडियस है। तो सी ओ पहले लिख दिया मैंने। परपेंडिकुलर क्या है आपके पास क्यू ओ, जो कि आपको पता ही करना है हर बार, इस बार भी पता करना है, ठीक है। और बी क्या है आपके पास सी क्यू, तो सी ओ कितना है यानी रेडियस, ठीक है, ये सी ओ आपके पास रेडियस है, उधर लिखा हुआ भी था, ठीक है। मैं इसको आर से रिप्लेस कर रहा हूँ। अच्छा सी क्यू कितना दिया हुआ है, यानी जो हमने निकाला 1 सेंटीमीटर। अच्छा आर कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। एक हर बार मैंने अलग तरीके से कराया है तो ताकि समझ में आया, अगर नहीं आ रहा तो 16 माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, उधर आके माइनस हो जाएगा, तो क्यू ओ आ जाएगा आपके पास। ओ क्यू लिख लेना अगर चाहो तो, इसका स्क्वायर ले लो, स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। 15 का स्क्वायर रूट कोई होल नंबर नहीं आएगा, ये एक डेसिमल में नंबर आएगा 3.87। अच्छा मैंने बताया दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो जो डिस्टेंस ओ क्यू ओ का आ रहा है वही डिस्टेंस
पी ओ का आ रहा होगा। इससे पहले सवाल में मैंने क्या लिखा था, ओ क्यू और ओ पी एक ही बात है, ये एक ही चीज़ है, अलग अलग नहीं है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। मैं कॉन्सेप्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ, रटवा नहीं रहा हूँ आपको, बार बार मैंने ये बात कही है, फिर ये बात दोहरा रहा हूँ, ठीक है। तो ये फिर मैं ये बात दोहरा दी मैंने। अच्छा, तो ओ जो डिस्टेंस ओ क्यू का आया है वही डिस्टेंस क्यू ओ का भी आया, पी ओ का भी आया होगा, ठीक है। 3.87 सेंटीमीटर। अच्छा, आपको निकालना है क्यू पी, तो क्यू पी बराबर है पी ओ प्लस क्यू ओ, 3.87 प्लस 3.87, तो ये आपका आ गया आंसर, 3.87 प्लस 3.87, 7.74 सेंटीमीटर। आ जाएँ कंपेयर करते हैं इसको बुक से, चेक करते हैं सही आया। तो हाँ बिल्कुल सही आया। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप चाहो ना, मतलब ये जो आंसर हमारा आया ना, अगर इसको डेसिमल में करके लिखना चाहो तो डेसिमल में भी करके भी लिख सकते हो। मतलब अगर इसको रूट की फॉर्म में लिखना चाहो, ऐसे करना कि 15 प्लस 15, तो ये आपके पास ऐसे आ जाएगा, क्यूब स्क्वायर रूट 15। याद रखना ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों चीज़ें बराबर हैं, इक्वल हैं, ठीक है, ये देख लें इक्वल है दोनों चीज़ें, कंफ्यूज नहीं होइएगा आप लोग। चलें अब आगे करते हैं। अब आखिरी है, तो डायग्राम तो एक ही बनी, मैंने पहले बता दिया था एक ही बनेगी, डायग्राम दो नहीं बनेगी इसमें। मैंने भी थ्योरम समझे हैं तो मुझे ये आ रहा है, मगर मैंने भी थ्योरम नहीं समझे होते तो मुझे भी नहीं आता, तो आपको थ्योरम समझना लाजमी होगा। अगर थ्योरम करे बगैर कर रहे हैं तो मुश्किल हो रही होगी समझने में। डी है, अल्फ़ा दिया है 4 सेंटीमीटर और रेडियस दिया है 9 सेंटीमीटर। बड़ा आंसर आएगा इसका थोड़ा, लेकिन सेम तरीके का है। मैंने बताया था कि सी क्यू का अगर चाहते हो निकालना तो अल्फ़ा का हाफ ले लो, क्योंकि ये बराबर है आपके पास सी डी के, ठीक है। सी डी का हाफ लोगे तो आपके पास सी क्यू ही बचेगा, थ्योरम में पढ़ चुके हैं बात। तो कितना है अल्फ़ा, कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है ना आपको, तो सी क्यू कितना आ रहा है आपके पास, 2 सेंटीमीटर। अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस बराबर है आपके पास सी क्यू, हाइपोटेनस बराबर है आपके पास सी ओ के, चाहे तो आर पुट कर लो सी ओ की जगह, या डायरेक्ट पहले सी ओ पुट करके फिर आर लिख लो फिर पुट कर लो। अच्छा, पी ओ तो आपने यानी ओ क्यू पता करना है, क्यू ओ लिख लो या ओ क्यू लिख लो, एक ही बात है। और बेस आपके पास बराबर है सी क्यू के स्क्वायर के। तो सी ओ क्या है, रेडियस क्या आया है 9 सेंटीमीटर का, ओ क्यू। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास सी क्यू है, तो सी क्यू हमने निकाला था 2 सेंटीमीटर का, तो 9 का तो स्क्वायर आपको पता है 81 आता है, 2 का स्क्वायर 4 आएगा और उधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, अब वो क्यू यहाँ पर आपके पास आ जाएगा। कितना आ रहा है 78 आएगा ना, हाँ 73 आया बल्कि मेरे ख्याल से, तो 77 सॉरी 73 बोल रहा हूँ, 77। अच्छा, अगर ये 77 आ रहा है, हमें तो इसका स्क्वायर रूट चाहिए, स्क्वायर चाहिए हमें तो इसका, मतलब हमें इसका स्क्वायर नहीं चाहिए, स्क्वायर चाहिए, ठीक है। जब बहुत देर तक पढ़ाना यही होता है, कहो कुछ निकलता है कुछ है मुझसे। तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो ओ पी बराबर आएगा ओ क्यू के, तो जो ओ क्यू आया वही ओ पी भी आएगा, 8.77 सेंटीमीटर। आपको पी क्यू निकालना है, तो पी क्यू निकालने के लिए आपको ओ पी प्लस ओ क्यू को ऐड करना पड़ेगा, तो ओ पी है 8.77 प्लस 8.77, तो ये पी क्यू आपके पास क्या आ रहा है 8.77 प्लस 8
8.77, तो आंसर आ रहा है 17.54। इसको ऐसे भी लिख सकते हो या चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो 77 + 77, तो PQ = 277 सेंटीमीटर। ऐसे दोनों तरीके से लिख सकते हो, आपके ऊपर चॉइस थी। ये देखो, देख लिया, सेम आ रहा है। हो गए, ये क्वेश्चन हो गया है डी। इसके पार्ट्स थे तो मैंने पार्ट्स कराए हैं। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन 4, और ये हमारी लाइट गिर जाती है अभी। चलो ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये हो गए हमारे 2 क्वेश्चन, मतलब 3 क्वेश्चन हो गए हैं। चौथा क्वेश्चन 2 पार्ट हैं, सेम तरीके से ही होगा, मतलब सेम तरीके से होगा, मतलब सेम तरीके का फॉलो करना होगा। अच्छा, कहा क्या जा रहा है, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल कॉर्ड। वही सेम काम करना है जो अभी किया है, लेकिन यहाँ पर आपके लिए थोड़ा सा ये है कि इन्होंने अल्फ़ा को अलग कह दिया, बीटा को अलग कह दिया है। यहाँ पर ये नहीं बोला इन्होंने कि दोनों कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट हैं। तो जब दोनों कॉर्ड्स को कॉन्ग्रुएंट नहीं कहा है ना, तो फिर इन्होंने क्या किया, अल्फ़ा को अलग दे दिया, बीटा को अलग दे दिया है। अल्फ़ा जो है वो पहली कॉर्ड का डिस्टेंस है, मतलब पहली कॉर्ड का टोटल डिस्टेंस है, बीटा जो है वो दूसरी कॉर्ड का डिस्टेंस है। मतलब कहना क्या चाह रहा हूँ मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन 4 है, ठीक है, क्वेश्चन 4 है, ये सर्कल है, ये सर्कल है, इस सर्कल के अंदर असल हिसाब किताब है। ये पहली कॉर्ड है, मुझे लगता था कॉर्ड नहीं मिटानी चाहिए थी मुझे, कॉर्ड गलत मिटा दी मैंने, वो मतलब पहले जो बना था ना वो नहीं मिटाना चाहिए। ये दूसरी कॉर्ड है। सर्कल तो लग नहीं रहा होगा, ये आपको बेशक इलिप्स लग रहा होगा, इसको सर्कल ही बनाते हैं। अब देखें, मैं तो सर्कल हाथ से बना रहा हूँ तो थोड़ा ऊपर से हाथ भी पूरा ना आ पा रहा हूँ, ये लग रहा होगा सर्कल, ठीक है। तो ये पहला एंड आ गया, ये दूसरा कॉर्ड आ गई। अच्छा, कॉर्ड बीच में सेंटर होता है, पता है आपको, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ठीक है। सी से लेके डी तक के डिस्टेंस को अल्फ़ा कहा गया है, और ए से लेके बी तक के डिस्टेंस को बीटा कहा गया है, ठीक है। अच्छा, ये क्या है आपके पास, ये तो घड़ी लग रही है, इसको मिटा देते हैं, हाथ नहीं आ रहा ना इसलिए थोड़ा सा वो। ये आ गया आपके पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये सेंटर है ओ है, और ये आ गया दूसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अच्छा, अब इनको नाम दे देते हैं पी करके और क्यू करके नाम दे देते हैं। देखो, मैं बार बार कोई भी नाम दूँ मेरी मर्ज़ी है, मैं चाहे तो सेंटर को ए भी कह सकता हूँ ओ के अलावा। आप ये नहीं कहिएगा कि सर हर जगह सेंटर को ओ ही कहा जाता है, ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है हमारे यहाँ। हाँ, लेकिन सेंटर मतलब सर्कल को, सर्कल का सेंटर ओरिजिन पे भी माना जाता है, तो इसलिए भी ओ लिखा जाता है। ये आगे आएगा, मैं समझाऊंगा कैसे, अभी यह नहीं है आपके पास, ठीक है। तो ये अब आपको मैंने बता दिया अल्फ़ा, मैं यहाँ इसको डिफ़ाइन भी करता हूँ, तो कि सी से लेके डी तक का डिस्टेंस जो है ना वो आपके पास है अल्फ़ा, और ए से लेके बी तक का जो डिस्टेंस है ना वो है आपके पास बीटा, ठीक है। हाफ ऑफ अल्फ़ा बराबर होगा ए क्यू के, और हाफ ऑफ अल्फ़ा बराबर होगा ये रेडियस है, और ये दोनों के लिए सेम होगा। ए से लेके ओ तक का रेडियस ओ से लेके सी तक के रेडियस के बराबर होगा, यानी जो रेडियस ओ ए का आएगा, क्योंकि सर्कल है तो रेडियस तो सेम ही आएगा, वही रेडियस ओ सी का भी आएगा। जो चीज़ें हैं ना बड़ी बड़ी वो लिख लेते हैं हम लोग इसमें। याद रखना, सी पी अगर निकालना है तो या तो अल्फ़ा का हाफ ले लो या फिर हाफ ले लो सी डी का, और मैंने बता दिया सी डी बराबर है अल्फ़ा के, ठीक है। और अगर ए क्यू निकालना है, तो बीटा का हाफ ले लो, जो भी बीटा की वैल्यू दी हुई होगी, या हाफ ले लो ए बी का। फाइंड क्या करना है, फाइंड बस वही पी क्यू करना है आपने। लेकिन अब आपको कंडीशन नहीं बोली गई है कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है, तो आपको दोनों को अलग अलग पता करना पड़ेगा, और कॉन्ग्रुएंट है भी नहीं, क्योंकि देखो अल्फ़ा की वैल्यू अलग दी हुई है, बीटा की वैल्यू अलग दी हुई है, तो यानी दोनों कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट तो नहीं है। इतना तो समझ में आ गई ये बात, सिर्फ रेडियस सेम है दोनों ट्रायंगल्स में,
लेकिन दोनों ट्राइंगल्स अलग अलग हैं पूरे पूरे हमारे पास, ठीक है, कॉर्ड अलग अलग है। अच्छा, दो काम करने पड़ेंगे, एक काम से नहीं होगा, यहाँ पर दो तरीके से पता करना पड़ेगा। सबसे पहले तो मुझे वही हाइपोटेन्यूस का मतलब वही पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं क्या पता करूँगा, सबसे पहले मैं पता करूँगा OP। तो OP पता करने के लिए मैंने पहले मैं ए वाला सवाल कर रहा हूँ। अल्फ़ा है मुझे 6 सेंटीमीटर का, बीटा है मुझे 8 सेंटीमीटर का, और आर है मुझे 5 सेंटीमीटर का, जो दोनों में सेम ही रहेगा, रेडियस सेम होता है। अच्छा, अब अगर मैं अल्फ़ा का हाफ कर लेता हूँ और अगर मैं बीटा का हाफ कर देता हूँ, तो मैंने आपको बताया मेरे पास क्या आ जाएगा, इससे बहुत हद तक मैं आर बना रहा हूँ कब से, ठीक है। तो मैं अगर अल्फ़ा का हाफ कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है, CP, मैंने ऊपर लिख दिया है, ये याद रखना। तो 3 सेंटीमीटर आ रही है। और अगर मैं बीटा का हाफ करता हूँ तो मेरे पास आएगा AQ, जो कि मेरे पास 4 सेंटीमीटर, ठीक है। मैंने लिख दिया है तमाम चीज़ों को, ऊपर मैंने वजह भी लिख दी है क्यों इनका हाफ जो है वो आपके पास ये आएगा। पाइथागोरस थ्योरम ही अप्लाई होगा, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अच्छा, मैंने अभी तक ये डिफाइन नहीं करा था कि क्या बेस है क्या हाइपोटेन्यूस है, वो आपको पहले भी मैं डिफाइन कर चुका हूँ कि आपके पास जो ये रेडियस है ये हाइपोटेन्यूस है, ये परपेंडिकुलर जो है ये आपके पास OP है, और ये बेस जो है वो आपके पास दो ट्राइंगल है ना, तो दोनों को यहीं डिफाइन कर देते हैं। चलो बल्कि पहले को डिफाइन करते हैं फिर दूसरे को डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो परपेंडिकुलर जो है वो आपके पास OP है। पहले ट्राइंगल 1 सॉल्व कर रहा हूँ मैं, फिर दूसरा ट्राइंगल भी सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। पहले ट्राइंगल 1 फिर ट्राइंगल 2। अच्छा, तो बेस जो है वो आपके पास है, बेस जो है वो आपके पास CP है। अब पुट कर दीजिए आंसर। तो R का स्क्वायर इक्वल टू, और R आपके पास किसके बराबर है, OP के बराबर है। ये मैंने नहीं लिखा अभी तक, ये भी लिख देता हूँ। R जो है वो OC के बराबर है, CO कह लो या OC कह लो, चलो CO कहता हूँ। R जो है वो CO के बराबर है, R जो है वो AO के बराबर है, ठीक है। ज्योमेट्री है भाई, ज्योमेट्री ऐसी होती है, सवाल करते जाओगे फिर पता चलता जाएगा। हाँ, तो चलो OP क्या है, P क्या है, OP है आपके पास, उसका स्क्वायर, और CP क्या है, CP आपके पास उसका भी स्क्वायर है। तो R किसके बराबर है, CO के, और CO के R कितना दिया हुआ है, डायरेक्ट ही लिख दो, CO के बराबर लिखने की ज़रूरत नहीं है, 5 सेंटीमीटर। और OP कितना दिया हुआ है तो पता ही करना है बल्कि। तो CP कितना दिया हुआ है, CP 3 सेंटीमीटर हमने निकाला है, तो ये 25 और -9, कैसे कि 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, 3 का स्क्वायर 9 होता है और वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, और ये OP का भी स्क्वायर। तो OP तो मेरे पास माशाल्लाह से आ गया। अभी स्क्वायर है इसका, उसको मैं स्क्वायर सॉल्व कर दूंगा। 25 - 9 16, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ले लो, तो OP आपके पास आ रहा है 4। अब इसी तरह से आपने निकालना है OQ, फॉर OQ के लिए काम करेंगे, फॉर OQ, इसको भी डिफाइन कर चुका हूँ मैं। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर क्योंकि राइट ट्रायंगल है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस क्या है, वही R स्क्वायर है, देखो OA R है, दिख रहा है ना, हाइपोटेन्यूस है। परपेंडिकुलर क्या है, OQ है, तो इसका स्क्वायर आएगा। यहाँ पर सेम नहीं होगा OP OQ के, क्योंकि दोनों वो नहीं है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है, इसलिए सेम नहीं है। बेस क्या है, AB, OQ क्या है पता करना है, पता ही नहीं है इसलिए तो पता कर रहा है। AB क्या है, AB पता है आपको, बीटा का हाफ करोगे तो AB आएगा, सॉरी AQ आएगा, ये AQ है, AB नहीं है भाई, ये क्या गलती कर दी, AQ है, मैंने यहाँ लिखा हुआ है ना हाफ, AB का हाफ जो है वो AQ है। तो AQ यानी बीटा का हाफ करोगे तो AQ आएगा। AQ क्या है आपके पास, 4 सेंटीमीटर है। यहाँ R नहीं लिखा क्या सेंटीमीटर है, R वही 5 सेंटीमीटर है।
25 माइनस 16 इक्वल टू ओ क्यू का स्क्वायर। तो ओ इधर लिख लो, क्यू इधर लिख लो। कितना आ रहा है? 25 माइनस 16 9, ठीक है 9 आ रहा है। तो हमने क्या करना है, 9 का स्क्वायर रूट ले लेना है। तो ये आ गया हमारे पास 3। अब हमने क्या निकालना है, पी क्यू निकालना है। तो पी क्यू क्या है, पी क्यू सम है ओ पी प्लस ओ क्यू का, ठीक है। ओ पी 4 निकाला है आपने और ओ क्यू आपने 3 निकाला है। तो पी क्यू आपके पास आया है 7 सेंटीमीटर का, और ये बिल्कुल ठीक आंसर आया है आपका और मेरा बिल्कुल ठीक आया। तो ये हो गया। अब दूसरा भी सिंपल ऐसे ही होगा, सिंपल ऐसे ही होगा दूसरा भी, ठीक है। लेकिन मैं पूरा रिमूव करूँगा इसे, वो ऊपर वाला हिस्सा रिमूव नहीं करूँगा, वरना फिर दोबारा करना पड़ जाएगा। एक ही ट्रायंगल बना के दो में काम कर सकते, एक ही आप बनाकर डायग्राम दो के लिए काम कर सकते हो, क्योंकि सेम ही बात बोली गई है ना, मेन क्वेश्चन में तो सेम बात बोली गई है ना, इसीलिए बस ये हिस्सा रिमूव होगा। आओ इसे दोबारा से करते हैं। कहा जाता है दूसरे हिस्से में कि अल्फ़ा आपके पास है 3 सेंटीमीटर। अभी इसमें ना डेसिमल में नंबर आएंगे। अल्फ़ा आपके पास है 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, अल्फ़ा बीटा और रेडियस है, ये गामा नहीं है रेडियस है, ठीक है 14 सेंटीमीटर। तो ये तो हमारे आ गए हैं चीज़ें। अब आ जाते हैं, मैंने बताया था अगर आप अल्फ़ा का हाफ़ करते हो तो सी पी देगा आपको, ऊपर भी लिखा हुआ है। तो अल्फ़ा कितना है 3 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2, या ऐसे लिख लो जैसे आपको वहाँ लिखा हुआ नज़र आ रहा है, 2 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 3, एक ही बात है। यहाँ जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे लिख लो, ठीक है। तो इसको देखो 3 डिवाइडेड बाई 2 1.5, ठीक है। तो सी पी कितना आ रहा है आपके पास 1.5। इसी तरह से आपको बीटा भी चाहिए, तो बीटा का भी हाफ़ कर दो, और बीटा का हाफ़ आपको देगा ए क्यू, ठीक है 6 डिवाइडेड बाई 2, तो ए क्यू आपको देगा 3 सेंटीमीटर। अब आ जाते हैं पाइथागोरस थ्योरम पर। सबसे पहले ट्रायंगल 1 करेंगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज रेडियस है जो कि सी ओ के बराबर है, रेडियस मैंने ऊपर लिख दिया था। तो यहाँ सी ओ लिखने के बजाय बस डायरेक्ट रेडियस ही लिख दो, क्योंकि आपको वैल्यू सी ओ में नहीं रेडियस में गिवन है। अच्छा, उसके बाद आपको परपेंडिकुलर तो आपको पता ही करना होगा, पी ओ है जो कि आपके पास परपेंडिकुलर मैंने ऊपर डिफ़ाइन किया या नहीं किया, नहीं किया तो ये यहाँ पे डिफ़ाइन कर लो। परपेंडिकुलर आपके पास है ओ पी है, और दूसरा परपेंडिकुलर फिर वहाँ जब आएगा तो बता दूँगा, ठीक है। बेस तो आपको पता है ए बी ही है आपके पास, ए बी ट्रायंगल की बेस है जो कि आपके पास आई है 1.5 सेंटीमीटर। तो इसको इधर ही बेहतर करेंगे आप, 14 सेंटीमीटर बड़ा नंबर है काफ़ी। तो 14 का स्क्वायर आपके पास कितना आएगा 196 सॉरी 194 नहीं आता, 194 नहीं आता, 196 माइनस 1.5 का स्क्वायर आएगा 2.25 पी ओ। तो पी ओ आपके पास कितना आ रहा है 196 माइनस 2.25 193 माइनस .75 स्क्वायर रूट। तो पी ओ आपके पास कितना आया 193.75। वैल्यू सही रखिएगा ताकि आंसर सही आए। 13.919 सेंटीमीटर। अब आपने यही काम ए क्यू के लिए, क्यू ओ के लिए भी करना है, क्यू ओ। अच्छा, परपेंडिकुलर आपके पास क्या रहेगा ओ क्यू रहेगा, ठीक है, और बेस आपके पास क्या रहेगी ए बी रहेगी, ए बी हमारे सॉरी ए क्यू रहेगी, बार बार ए बी निकलना है मुझसे, ए क्यू रहेगी। अच्छा, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना गिवन किया गया है आपको, आर है जो कि वही 14 सेंटीमीटर है,
ठीक है। ओ पी जो है आपके पास ओ क्यू है और उसका स्क्वायर है, और ए बी आपके पास ए क्यू है, ए क्यू आपको इधर गिवन है 14 का स्क्वायर, तो वही आएगा 196 माइनस, नहीं करते हैं अभी इसको, इधर ही रहने देते हैं। कितना आ रहा है ये ए बी 3 का स्क्वायर 196 माइनस 9, क्यों 9, क्योंकि वो 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है। वन 187 स्क्वायर नहीं चाहिए, स्क्वायर में हटाना पड़ेगा तो स्क्वायर रूट ले लेते हैं। 187 13.67। अच्छा, आपको क्या पता करना था, पी क्यू पता करना था, तो पी क्यू निकालने के लिए आपको पी ओ और क्यू ओ को ऐड करना पड़ेगा। देखो ओ क्यू लिखो, क्यू ओ लिखो, एक ही बात है। तो क्या आया था, पी ओ क्या आया था 13.919 प्लस 13 ये करके कुछ आया था, ठीक है 13.919, समझ नहीं आ रहा होगा शायद आपको, ये 9 है, ठीक है अब आ रहा होगा, प्लस 13.67 तो आया है 27.589 सेंटीमीटर। आए इसको भी कंपेयर करके चेक कर लेते हैं लगे हाथ, तो बिल्कुल सही आया 27.589 सेंटीमीटर्स। आपके सामने मैंने किया है, आप लोगों को भी ऐसे ही करना है। आगे करते हैं क्वेश्चन 5, इजी लेकिन पार्ट्स बहुत सारे हैं, इजी है पार्ट बहुत सारा है। देखते हैं कैसे होगा, क्या करते हैं देखते हैं, बेशक जल्दी करेंगे कोशिश करके। मैं काम करता हूँ ना, डायग्राम ड्रॉ ही करता हूँ ताकि आपके लिए अच्छा हो जाए समझने में। इसमें पार्ट्स पता नहीं इतने ज़्यादा क्यों दे दिए इन्होंने, वैसे तो पार्ट्स कम करे हुए थे। अच्छा, इफ़ टू कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ इंटरसेक्ट एट पी, थ्योरम लास्ट जो किया है वो याद रखिएगा, वो इस्तेमाल होगा। मतलब मैं कह रहा हूँ कि जो हमने लास्ट में थ्योरम किया है ना, मैं थ्योरम बता भी देता हूँ, जो हमने थर्ड क्लास थ्योरम किया था ना एग्जाम्पल 1 वाला, वो याद रखिएगा, जो पेज नंबर 203 पे था, वो थ्योरम याद रखिएगा। वो इस थ्योरम के ज़रिए से ये सवालात होने हैं कि दोनों प्रोडक्ट बराबर है। क्वेश्चन तो 5 है, पार्ट्स में लिखता रहूँगा। अगर मैं यहाँ बनाऊँ ना तो सर्कल बेहतर बनेगा, देख रहे हैं, वहाँ बना रहा हूँ ना तो इसलिए ये ख़राब बन रहा है बार बार, इसमें तो बार बार ही सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा। अब अच्छा बना है तो ये रहा, ऐसे दिया हुआ। अच्छा, इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों कॉर्ड आपस में एक दूसरे को, ये डायमीटर नहीं है, सेंटर ये रहा, याद रखना, ठीक है, डायमीटर नहीं है ये। अच्छा, अब देखो यहाँ पर मैं इसकी नंबरिंग कर देता हूँ जल्दी से, सी डी ए बी, सी डी ए बी। अच्छा, ये बड़ी वाली लाइन 10 सेंटीमीटर की है, ये छोटी वाली लाइन 2 सेंटीमीटर की है, ये पी है, ठीक है। सी से लेके पी तक का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है। अच्छा, और एक्स एक्स आपने पता करना है, ए से लेके पी और पी से लेके बी एक्स एक्स है, बस कुछ नहीं करना, फाइंड एक्स करना है। इसमें आपने फाइंड एक्स की वैल्यू निकालनी है, आपने बताना है कि ए पी और पी बी कितना है आपके पास, ये आपने बताना है बेसिकली। तो मैंने अभी बताया था आपको कि ए पी का प्रोडक्ट, थ्योरम में पढ़ा था ना कि सेम लाइन जो बनी हुई हो उसका जो मतलब उसका जो प्रोडक्ट है वो आपके पास बराबर होता है दूसरी लाइन के प्रोडक्ट के। तो ए से लेके पी तक का प्रोडक्ट, ए पी मल्टीप्लाई ए बी, इसका प्रोडक्ट बराबर होगा सी पी और पी डी के, ये भी मल्टीप्लाई होंगे आपस में, पी डी के, ठीक है। चलें यहाँ पर ये बता देते हैं कि ए क्या है, ए पी एक्स है, पी बी एक्स है, सी पी, पी सब में मिलेगा क्योंकि वही पॉइंट पी है जो सबको टच कर रहा है, इसीलिए सब में पी आ रहा है। 2 है, ये नहीं समझेगा मैम गलत कर रहे हैं, हम सही कर रहे हैं बिल्कुल।
लॉजिक तो हमें पता चली जाती है ना। अब सब ऊपर पुट कर दो, पुट ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर दो, आंसर आ जाएगा x x, ये इक्वेशन 1 है। ये हो गया x x, ठीक है। और कितना हो रहा है ये 2 और 10। थ्योरम करा था उसके मुताबिक ही कर रहा हूँ, फिर बार बार बोल रहा हूँ थ्योरम के मुताबिक कर रहा हूँ सब कुछ। थ्योरम जब भी पढ़ाया था शुरू में, ताकि ये समझ में आ जाए। तो x कितना आ रहा है यहाँ लिख देता हूँ। 20 का स्क्वायर रूट कितना होता है वैसे, छोड़ दो 20 का स्क्वायर रूट ना भी लो तो भी कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर ले लोगे तो भी वो इस तरह का नंबर देगा 5। बिल्कुल सही आंसर है, मैच कर लेना पीछे से, इंशाल्लाह सही होगा, ठीक है। अब इसी तरह का दूसरा सवाल भी करो, सारे ही कर लेते हैं, ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है, बस रिमूव करना है बार बार बोर्ड को। अच्छा, अब इसमें तो लिखना ज़्यादा नहीं था ना, इसलिए आसान होता। जिसमें सॉल्व ज़्यादा करना होता है ना वो मुश्किल होता है। थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ फिर करता हूँ। क्वेश्चन 5 का पार्ट बी है, ऐसे कर है, ठीक है। थ्योरम मतलब मैं सर्कल तो बिल्कुल वैसे ही बनाऊंगा जैसा बनाया हुआ उन्होंने, थोड़ा बहुत ऐसे, एक लाइन ऐसे आ गई, पार्ट बी लिख दिया है मैंने ऊपर, और एक लाइन ऐसे आ गई, ऐसे आ गई, ठीक है। बिल्कुल मिलता जुलता ही बनाया है ताकि मुश्किल ना हो। अच्छा, अब नंबरिंग कर दो, वो कर दो, मतलब इसको लेबल कर दो AB CD, बुक के मुताबिक लेबल करूँगा, ठीक है, ताकि मुश्किल ना हो। और जहाँ पर मिल रहा है वो पॉइंट है P, और याद रखना P सेंटर नहीं है सर्कल का, सेंटर सर्कल का ये O है जो कि नीचे बना हुआ है। अच्छा, शायद आपको वो सेंटर लग रहा हो लेकिन वो सेंटर नहीं है। तो A से लेके P तक का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर, A से लेके P तक का डिस्टेंस, C से लेके P तक का डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर, या सिर्फ 3 सेंटीमीटर नहीं लिखा हुआ तो मैं भी सेंटीमीटर नहीं बोलता हूँ। P से लेके B X, और P से लेके D P से लेके D 8, P से लेके D 8। अच्छा, अब क्या करना है, बस वही सेम थ्योरम लगाना है जो हमने पढ़ रखा है कि A से लेके P तक का प्रोडक्ट, A से लेके P और P से लेके B तक का प्रोडक्ट, ये थ्योरम के मुताबिक इसका प्रोडक्ट बराबर आएगा CP के प्रोडक्ट PD से। देखो सेम लाइन का बस प्रोडक्ट हो रहा है इधर, A से लेके P मल्टीप्लाई बाय P से लेके B, इसका प्रोडक्ट इक्वल टू C से लेके P मल्टीप्लाई बाय C से लेके D। सबसे पहले तो देख लो भाई AP क्या है, अप्लाइड फिजिक्स, PB क्या है X, CP क्या है, CP वो जो मिलती है ना उधर समंदरों पे, ये वो वाली CP नहीं है ये अल्फ़ाबेट वाले CP, PD हाँ ठंडा जो हो गया, लेकिन क्या कर सकते हैं, यही आ रहा है दिमाग में। अच्छा भाई AP में 4 पुट कर दो, क्लोज लिख दूँ, वर्डिंग लिख दूँ कि पुट ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन 1, पुट ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन 1, ठीक है। 4 x 3 8, देखो PD की जगह 8, CP की जगह 3, AP की जगह 4, PB की जगह x, तो 4x 24 x आ गया आपके पास, नीचे चला गया वो। इससे ज़्यादा इसमें कोई सॉल्व नहीं हो रहा। 6 अल्हम्दुलिल्लाह ठीक आया। देखें सेंटीमीटर मीटर नहीं लिखिएगा क्योंकि यूनिट आपको नहीं गिवन है ऊपर। आप सेंटीमीटर लिख रहे होंगे तो फिर ये होगा कि आपको यूनिट ऊपर नहीं दिया। हाँ चाहे तो यूनिट लिख दें उसके बराबर में, लेकिन वो भी ना लिखें, ज़रूरत नहीं है।
यहाँ पर हम क्वांटिटी की स्टडी नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम डायमेंशन की स्टडी कर रहे हैं, इसलिए यूनिट नहीं लिखी जा रही है। हमें पता है सारी लेंथ ही है 5 और C। चलो ये तो आसान ही है, तो हो जाएंगे जल्दी, कोई मुश्किल नहीं है। ये बड़ा ज़बरदस्त सर्कल बना है सबसे एक्यूरेट सर्कल अब तक यही बना है। अच्छा, एक लाइन कुछ इस तरह से आ रही है जो कि पराठा होता है ना, इस तरह से। अच्छा, एक लाइन आपके पास कुछ इस तरह से आ रही है, थोड़ा सा मुझे इसे ऊपर करना पड़ेगा ताकि मैं जो ऊपर वर्डिंग लिखूंगा ना वो नज़र आए। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक आपके पास सर्कल ए आए, मतलब ए सेगमेंट आएगा, ए से बी सेगमेंट आएगा, सी से डी सेगमेंट आपके पास 4 हिस्सों में टूट रहा है, सी से डी सेगमेंट आपके पास है। ये वो पॉइंट पी है जहाँ पर ये सब आपस में मिल रहे हैं, सर्कल का सेंटर। फिर वो ये ओ है जो कि टच नहीं हो रहा है दोनों कॉर्ड से, तो यानी जो अभी तक हमें दोनों दी हुई हैं वो कॉर्ड्स ही हैं। बिल्कुल ए से लेके पी तक का डिस्टेंस आपके पास एक्स है, जो कि बहुत छोटा सा लिखा हुआ है आपके पास, ये एक्स है। मेरा हाथ तो उधर जा नहीं रहा, हाँ ये एक्स है, दिख रहा है, आप बुक में भी देख सकते हो। सी से लेके पी से लेके डी आपके पास 3 है, पी से लेके बी आपके पास 12 है, पी से लेके डी आपके पास 20 है। बस इतना सा आपके पास काम हुआ है। तो मैं यहाँ थोड़ा सा ना ग्रुप का बता देता हूँ। देखो भाई, ग्रुप में ज़रूर ऐड हो जाना, 1500 फीसें सालाना। देखो मैं इतनी सारी मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए, तो आप ग्रुप में ऐड हो जाओगे। वहाँ भी जो हमने मेहनत कर रखी है, नोट्स, केस पेपर, मॉडल पेपर का सॉल्व, 5 ईयर, सब चीज़ें आपको वहाँ मिलेंगी, ठीक है। उसके अलावा अगर आप ऐड होना चाहो तो मतलब सिर्फ नोट्स चाहिए तो 500 फीस है, अगर सिर्फ केस पेपर चाहिए तो 200, तमाम सब्जेक्ट के मिलेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये फ़ीस का हमारा कॉन्सेप्ट है, बस यही फ़ीसें आपको हमें देनी होती हैं। हाँ, अगर आप ग्रुप में ऐड होते हो ना तो ये फ़ीस नहीं देनी, सिर्फ ये फ़ीस देनी है सालाना। तो वो मैंने आपको बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं। थ्योरम क्या था कि ए से लेकर पी का प्रोडक्ट पी से लेके बी, देखो ऐसे याद करके नहीं चले आना ए पी मल्टीप्लाई बाय पी बी, नहीं, ये मैं बता चुका हूँ पहले कि ए से लेके पी, अगर वो डी लिखा होता ना, डी और पी, तो फिर डी पी इक्वल टू पी बी होता। तो याद रखना, याद करके नहीं जाना, समझ के जाना जो समझाया है थ्योरम। डी पी लगी होती है ना प्रोफाइल पिक्चर, वो पी सी, ठीक है। अब मैं पी सी लिख दिया, सी पी लिखा था पहले मैंने, कोई मसला नहीं है। सी पी लिखो, पी सी लिखो, एक ही बात है। एक बार मुझे किसी ने बोला था, सर ए पी और ए पी नहीं, ए बी और बी ए में क्या फ़र्क है? मैंने कहा इतना ही फ़र्क है जितना कराची और कराची में फ़र्क है दोनों सेम ही है। ए पी क्या है? एक्स। चलो डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, पहले डिफाइन कर देते हैं। डायरेक्ट लिखूँगा तो जल्दी हो जाएगा। ए पी इक्वल टू एक्स, पी बी इक्वल टू 12, डी पी इक्वल टू 3 और पी सी इक्वल टू 20। Put all values in equation 1। ए पी एक्स है जो आपको फाइंड करना है, पी बी 12 है जो गिवन है, डी पी 3 है जो गिवन है, और 20 गिवन है। 12 को डायरेक्ट उधर ले जाओ तो कितना हो गया? 30 मल्टीप्लाई बाय 20, सॉरी 3 मल्टीप्लाई बाय 20, 60। 12 को डिवाइड करेंगे तो x आपके पास आ गया 60, तो x आपके पास आ गया, क्या आ रहा है? x 5, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो x हमारे पास 5 आ रहा था, बिल्कुल सही है। अब इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट है जो कि है ए बी सी डी है, थर्ड लास्ट है। डी होगा ना, क्योंकि हम इससे पहले के तो कर चुके हैं ना 4 पार्ट, 3 पार्ट्स। चौथा पार्ट सेम तरीके से होगा, सेम क्वेश्चन है, बस शायद थोड़ा उन्होंने डिफाइंड अलग कर दिया। तो ये आपके पास ए आ गया और बी, ये कॉर्ड कट रही है एक और लाइन सी डी से, जो कि ऑलमोस्ट थोड़ा सा कर्व है, लेकिन सेंटर ये है, याद रखना।
अभी भी सेंटर किसी भी लाइन को टच नहीं कर रहा है, ये पी पॉइंट पे दोनों लाइंस मिल रही हैं। अच्छा, पॉइंट्स में गिवन है। अब आपने पता करना है ये सी डी लिख देता हूँ मैं, डी सी लिख दो, सी डी लिख दो, एक ही बात है। एक्स पता करना है आपने। अच्छा, 7.5 आपको ए पी दिया हुआ है, 7.2 आपको पी बी दिया हुआ है, और पी सी आपको दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। वही है ए पी या पी ए लिख लो, एक ही बात है, चलो ए पी ही लिखो। ए पी का प्रोडक्ट पी बी के प्रोडक्ट के साथ डी सी डिप्टी कमिश्नर और पी सी, ठीक है। अच्छा, ए पी कितना दिया हुआ है 7.5, पी बी कितना दिया हुआ है 7.2, डी पी कितना दिया हुआ है एक्स, पी सी कितना दिया हुआ है 5। सबको ऊपर पुट कर दीजिए एक एक करके, 7.5, 7.2, इसका और इसका प्रोडक्ट इसके और इसके प्रोडक्ट के बराबर होगा, x और 5। तो x इधर लिख लेता हूँ, पहले लिख लेता हूँ, चलो मैं आपको कन्फ्यूजन ना हो ऐसा नहीं करता हूँ। पुट ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन 1, ठीक है। इसके बाद सेकंड लास्ट होगा। तो देखो भाई, इसको सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लो, 7.5 मल्टीप्लाई बाय 7.74 पॉइंट डिवाइडेड बाय 5, और ये x। अब x आ जाएगा 74 डिवाइडेड बाय 5, 10.8। तो बिल्कुल सही आया 10.8। सेकंड लास्ट, सेकंड लास्ट है सी, सॉरी ए बी सी ई है, बल्कि सी तो कर लिया ना। इसको अब ऐसे करते हैं, ऐसे। अभी बेहतर बना है, देखिए प्रैक्टिस कर करके सर्कल सही बनना है हमारे। तो यही आप लोग भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपका भी सही हो जाएगा पेपर। सी डी, ए बी, इसी तरह का है ना गिवन सर्कल। एक्स से आपके पास ए से लेके पी तक का डिस्टेंस, फिर वही पता करना है आपने ए पी। अभी भी सेंटर को टच नहीं कर रहा है, सेंटर यहाँ है इस वाले हिस्से में, बल्कि ऊपर वाले हिस्से में। हमने थोड़ा सा इस तरह बनाया ना कि हमारा नीचे वाले हिस्से में आ रहा है, तो ऊपर वाले हिस्से में सेंटर है हमारा। अच्छा, ये पूरी की पूरी लाइन ना सी से लेके पी तक की 17 की है, पी से लेके डी तक की 12 की है, पी से लेकर बी तक की है एक्स, वो भी पता करना है। तो वही है ए पी का प्रोडक्ट, पी बी के प्रोडक्ट, सी डी का प्रोडक्ट, पी डी का प्रोडक्ट। ए पी कितना है एक्स, अच्छा डायरेक्ट में लिखते हैं। ए पी कितना है आपके पास एक्स, पी बी कितना है आपके पास एक्स, सी डी कितना है आपके पास सी पी, सॉरी सी डी क्यों लिखा हुआ है, सी पी है, और पी डी शायद मैंने पीछे सी डी कह दिया था, वो सी पी कर लेना उसे, ठीक है, अगर वहाँ कोई गलती हुई भी है पीछे, क्योंकि शायद मुझे लग रहा है मैंने पीछे सी डी कह दिया था उसे, पी डी 12, ठीक है। शायद मुझे पीछे लग रहा है मैंने सी पी को सी डी कह दिया था, क्योंकि डी सी बोल रहा था ना डिप्टी कमिश्नर, हाँ सी डी नहीं था, वो सी पी था जो मैंने सी डी लिखा, उसे सी डी कर लेना दोबारा से, सी पी कर लेना दोबारा से। अच्छा, पुट ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन 1। ए पी कितना है एक्स, पी बी भी एक्स है, सी पी कितना है 17 और 12,
एक्स का स्क्वायर हो जाएगा 36 हो रहा है ना ये, नहीं 36 तो नहीं हो रहा वैसे, ये 29 हो रहा है। 29 का स्क्वायर रूट तो एक डेसिमल में नंबर आता है, तो इसका स्क्वायर लेते हैं 29 का 5 पॉइंट। चाहो तो इसे ऐसे भी छोड़ सकते हो, या चाहो तो इसे सॉल्व कर सकते हो वैसे करके जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, इसका ना प्रोडक्ट लेना है, हम क्या वो ले रहे हैं, इसका प्रोडक्ट लेना है भाई इसका, मैंने शायद उसका वो ले लिया, प्रोडक्ट लेना है, प्रोडक्ट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 204। आप लोग बताइएगा, इसका प्रोडक्ट लेना था, ठीक है, तो अब सही हो जाएगा। मैंने उसको जल्दी जल्दी कराने के चक्कर में ऐड कर दिया, 51 है, ठीक है। प्रोडक्ट लेना है, बट एडिशन नहीं करनी है उसकी, तो ये बिल्कुल ठीक आया है, क्योंकि इसका प्रोडक्ट लेना था, मैंने ऐड कर दिया था, मैंने सही कर दिया। अब आखिरी है, अब बिल्कुल आखिरी। अच्छा, आखिरी में क्या कह रहे हैं, 5f है, ये रहा सर्कल। अब अच्छा बना, वैसे अच्छा ही बन रहा है कब से सर्कल। ये ओ इसका सेंटर है, एक लाइन यहाँ से निकली आपके पास, यहाँ जाके टच करा उसने, वो था आपके पास CD वाली लाइन थी। एक लाइन यहाँ से निकली आपके पास, AB को आके टच करा उसने, ये पॉइंट P पे टचिंग हुई है सारी लाइनों का। अब बता दीजिए कौन सी क्या हिस्सा, कौन सा है किस्सा क्या है। A से लेके P तक आपको 7.5 7.2 दिया हुआ है, ठीक है। 9.6 दिया हुआ है P से लेके D तक का डिस्टेंस, C से लेके P तक का डिस्टेंस आपको 4.5 दिया हुआ है, और बस ये P से D आपको x दिया हुआ है। अच्छा, अब पाइथागोरस थ्योरम तो इधर नहीं लगाना है, इधर तो प्रोडक्ट लगाना है कि AP का प्रोडक्ट। मैं फिर कह रहा हूँ कि शायद मुझसे क्वेश्चन D में छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, वो ये हुआ था, जैसे यहाँ भी कर दिया मैंने, PD लिख दिया इसको PB को, कि मैंने लिखना था PD लिखना था, मैंने उसे DC लिख दिया, तो उसको दोबारा PB करिएगा, CP और PD करिएगा, ठीक है। अगर आपको ऐसी कोई गलती मिले तो AP तो आपके पास कितना है 7.2, PB आपके पास कितना है x, मार्कर की निप खराब हो गई। अच्छा, CP कर लेते हैं, CP आपके पास है 4.5 और PD आपके पास है 6.9, ठीक है। तो 7.5x यहाँ लिख लो, वर्डिंग लिख लो, पुट ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन 1, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ तक हम लिख चुके हैं। अब AP कितना दिया हुआ है 7.2 और x, ठीक है। AP आपको 7.2 दिया हुआ और x दिया हुआ है। अच्छा, CP आपको दिया हुआ है 4.5 और 9.6। अच्छा, तो 4.5 मल्टीप्लाई बाय 9.6 डिवाइडेड बाय 7.2 इक्वल टू 6। कैलकुलेट करते हैं इसे, ठीक है, चेक कर लीजिए। तो 4.5 मल्टीप्लाई 9.6 डिवाइडेड बाय 7.2, बिल्कुल एक्यूरेट 6 ही आएगा, तो ये आंसर आ गया। यहाँ हमारे तमाम क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। इस एक्सरसाइज और ये चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है। बस रिव्यू एक्सरसाइज है वो मैं कल करा दूँगा। अच्छा, ग्रुप की फ़ीस मैंने शुरू में बताई नहीं थी, अब बता रहा हूँ कि 1500 है सालाना। तमाम सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए 500 फ़ीस है, और अगर सिर्फ गेस्ट पेपर चाहिए तो 200 फ़ीस है, ठीक है। ईजी पैसे आप कर सकते हैं और हमें बता दीजिएगा, व्हाट्सएप पे हम सेंड कर देंगे। अच्छा, अगर आप ग्रुप में ऐड होते हैं ना, तो ये आपको गेस्ट पेपर, मॉडल पेपर और नोट्स की अलग फ़ीस नहीं देनी होगी, ये आपको फ्री मिलेंगे ग्रुप में। उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ में आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखें।